औपचारिक परिचय के लिए मैं बता दूं आपको कि 83 वर्षीय आदरणीय कनक तिवारी जी हैं, जो 1940 में जन्मे और सीनियर एडवोकेट, लेखक, विचारक और वक्ता रहे हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं और आप पर विवेकानंद, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया और भगत सिंह से काफी प्रभावित हैं सर। तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, नवभारत, नागपुर टाइम्स, ये जो अखबार हैं उनसे संबद्ध रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि LLB में स्वर्ण पदक प्राप्त हैं सर को। सर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के सदस्य भी रहे। सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के इंटरव्यू भी किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वय PN भगवती और रमेश चंद्र लोहाटी जी का इंटरव्यू किया है, और जस्टिस गोवर्धन लाल ओझा, जस्टिस देवदत्त माधव धर्माधिकारी, जस्टिस अनंत कुमार पटनायक, इतिहासकार धर्मपाल जिनको हम लोग जानते हैं, समाजवादी सच्चिदानंद सिन्हा, विद्यानिवास मिश्र जी, निर्मल वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, विनोद कुमार शुक्ल जो छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि हैं, इन सबके इंटरव्यू लिए हैं सर ने, और इन सबसे संपर्क भी सर का रहा है। आत्मीय छात्र जीवन से ही सर से जुड़े रहे हैं, और छात्र जीवन में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इंटरव्यू लिया है। तो सर कितने सक्रिय रहे हैं इस जीवन में, इससे पता चलता है। कई देश विदेश की यात्राएं की हैं सर ने। इसके साथ साथ जो सक्रिय राजनीति मैं कहूँ, इस तरह से कई तरह से उन्होंने योगदान किया है, जिसमें पूर्व में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, हिंद स्वराज शोध पीठ, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी के जो 125वीं जो जन्म शताब्दी समारोह था, उसके राज्य समन्वयक रहते हुए सर ने 75 से अधिक पुस्तक पुस्तिकाओं का संपादन किया है और कई सौ महत्वपूर्ण आयोजन किए हैं। और जो बहुसंस्करणीय हिंदी अखबार हैं, हरिभूमि, अंग्रेजी दैनिक हितवाद, नवभारत, दैनिक छत्तीसगढ़, साप्ताहिक इतवारी अखबार, जनसत्ता, नव प्रदेश, ऐसे कई अखबारों में सर के कॉलम प्रकाशित होते रहे। अभी वर्तमान में जिरहनामा नाम से काफी उनका एक कॉलम है जो काफी प्रचारित है और हम सब जानते हैं, उसको लगातार पढ़ते रहते हैं। जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उसमें संविधान का सच, काल इनमें ठहर गया है, फिर से हिंद स्वराज, बस्तर, लाल क्रांति बनाम ग्रीन हंट, हिंद स्वराज का सच, विवेकानंद का जनधर्म, गांधी और पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के विवेकानंद, गांधी का देश, जिरहनामा, संविधान की पड़ताल, रेत पर पिरामिड, गांधी एक पुनर्विचार तथा सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, विधि टेस्टामेंट की जेनेसिस कथा, गांधी का नागरिक धर्म, विद्रोही वेदांती का भारत बोध, ललित गद्य का बेतरतीब कोलाज, व्यक्तिशः, संविधान और हम भारत के लोग, ये देश किसका है, जनता नामा, यह पुस्तकें अभी सर की अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। अगले महीने सर की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लोकार्पित होगी, आप लोग उससे परिचित होंगे। वह हमारे जो पहले वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय के रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी और रवीश कुमार, उनके साथ एक कार्यक्रम है अक्टूबर में सर का, उसमें उस कार्यक्रम में वह पुस्तक लोकार्पित होगी, वो बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आएगी। तो सर विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हम सब लाभान्वित होंगे। आपके बहुत दिनों से आपको सुनना चाह रहे थे, हम लोग ऑफलाइन सुनना चाह रहे थे, लेकिन यह पहले हमें अवसर मिल गया कि हम पहले आपको ऑनलाइन सुन लें। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और
हमारे जो विश्वविद्यालय से जुड़े सदस्य हैं उन सभी का भी इस संगोष्ठी में, इस ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव करता हूँ। धन्यवाद। बोलूं? मुझे बोलना है? ये संचालक महोदय। हाँ सर, मैं अब आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना नहीं, आप और कुछ बोल सकते हैं, बोलिए। धन्यवाद। मैं आपको शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप बोलिए जो बोलना है। अंत मैं बोलूंगा सर। सभी आदरणीय श्रोताओं, विद्वान मित्रों, अध्यापकों और सबसे ज्यादा बढ़कर जितने भी सुन रहे हों या बाद में सुने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौजवान बच्चों, मैं कई साल पहले विश्वविद्यालय में वर्धा आया था। वहां मैंने आपको निराश किया होगा, इसलिए कई साल तक मुझे नहीं बुलाया गया। फिर अब अमित राय जी को ऐसा लगा कि शायद मैं सुधर गया हूं, तो एक अवसर इनको और दिया जाए। तो कई बरस बाद फिर से मुझे बुलाया गया और मैं सकुशल और स्वयं प्रसन्न होकर इसमें आया। हो सकता है कि आज के बाद फिर कुछ लंबा अंतराल हो जाए, तो जो कुछ कहना है वो आज कह लिया जाए। वैसे भी कल से पितृपक्ष लग गया है और हम अपने सबसे महत्वपूर्ण पितृ के बारे में बात कर रहे हैं। 6 बार बात करेंगे हम। 4 लोग कर चुके, 5वां मैं हूं, 5वां सवार, 6ठा कल होगा। हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, लेकिन मेरा विषय कुछ अलग है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। गांधी ने कला साहित्य को लेकर क्या कहा, या वो किस तरह प्रकृति पुत्र हैं, या महिलाओं से उनका किस तरह का रिश्ता रहा है, या भगत सिंह से कैसा उनका रिश्ता रहा है, या और भी कुछ पक्ष हैं जिन पर आपने सुना है, सुनेंगे। वो गांधी के जीवन के साथ समाप्त हो गया। अब हम उसकी केवल व्याख्या कर सकते हैं, उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो विषय चुना है और आपने मुझे जो विषय दिया है, उसकी कुछ बारीकियां हमको पहले समझनी पड़ेंगी। गांधी और संविधान ऐसा विषय है कि जिसमें संविधान बनने तक गांधी का कोई रिश्ता था ही नहीं। आप सब जानते हैं गांधी 30 जनवरी 1948 को चले गए और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उस बैठक के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को प्रस्तावना का भाषण दिया, और उसके बाद वो संविधान सभा की बैठकें बंद हो गई। समितियां और उप समितियां काम करती रही। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी जो अंबेडकर की अध्यक्षता में काम कर रही थी। मुख्य दिन है 4 नवंबर 1948, जिस दिन संविधान का एक प्रारूप कथन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में बना और बाबा साहब ने उसको पेश किया कि इन विषयों पर हमारा संविधान इस तरह बनेगा, और फिर साल भर उस पर बहस हुई और 26 नवंबर 1949 को पूरी बहस खत्म हो गई। सो दरअसल हमारा संविधान 3 साल तक जो बना, बहस तो उसमें केवल 1 साल हुई, लेकिन 2 साल तक उसकी तैयारी होती रही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना तैयारी का बना हुआ संविधान नहीं है, और वो हमारे हाथ में आया 26 जनवरी 1949 को, और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से उसको लागू किया गया। एक बात मैं आपसे साफ कह दूं, मेरे जहन को गांधी के कीड़े ने काट खाया है। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, उनके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए भावुक होकर भी बोलता हूं, उनके लिए तार्किक होकर भी बोलता हूं। मैं गांधी को भीड़ में से एक नहीं मानता। कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के बहुत से नेता थे, गांधी भी उनमें एक थे, या गांधी उनके अगुआ थे। वो अगुआ तो थे, लेकिन उनका जो चरित्र बल था, उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो शख्सियत थी, उनका जो योगदान था, उनकी जो समझ थी, उनकी भारतीय जनता के लिए जो मोहब्बत थी, वो मामला कुछ अलग तरह का है। आप उस तरह के गांधी का विचार आपको करना पड़ेगा। मैं उस तरह का गांधी नहीं जानता जो बकरी का दूध पीता था, जो लाठी टेक कर चलता था, गोल फ्रेम का एक गंदा सा चश्मा लगाया रहता था, जो नहीं के बराबर कपड़े पहनता था, टायर की चप्पल पहन लेता था,
और उसको देखकर ऐसे लगता था कि जैसे इसकी पोती का या नातिन का ब्याह होने वाला है, दहेज नहीं होने के कारण ब्याह नहीं कर पा रहा है, इतनी निराशा उसके चेहरे पर। वो मेरा गांधी नहीं है। मेरा गांधी युयोत्सा का अवतार है। मेरा गांधी योद्धा है। मेरा गांधी वो है जिसने 7 समंदर पार, जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उखाड़ के फेंक दिया था और भारत को आज़ाद कराया था। वो एक अलग तरह का व्यक्तित्व था। आपको गांधी की इस तरह की पहचान को अपने अंदर जज्ब करना पड़ेगा, तब इस मामले को आप समझेंगे, वरना यह श्रद्धा पर्व है या श्राद्ध पर्व है, मैं समझ नहीं पाता। जो आता है वो गांधी की तारीफ करता है और अपना वाक्य चाहिए से खत्म करता है कि हमें गांधी के लिए ऐसा करना चाहिए, हमें देश के लिए वैसा करना चाहिए। करता कोई नहीं है। गांधी पर भाषण देना, गांधी पर निबंध लिखना, स्कूल कॉलेज की प्रतियोगिता में से शुरू करके किसी विधायक या सांसद को गांधी पर बोलने का मौका देना बड़ा सरल काम है। गांधी पर कुछ भी बोलोगे तो सब सही है। ऐसा ऐसा गांधी हमारा गांधी नहीं है। मैं आपको किस्सा सुनाऊं। बहुत चतुर और वाक्पटु दरबारी बीरबल से एक बार अकबर ने पूछा कि बीरबल ये बताओ कि हिंदुओं में सबसे पवित्र किस नदी का पानी है। तो बीरबल चाटुकार दरबारी भी थे लेकिन जहीन तो थे। तो उन्होंने फौरन कहा, हुजूर यमुना का, जिसके किनारे आप विराजते हैं। तो झड़का अकबर ने बीरबल को, तुम कैसे हिंदू हो? हिंदुओं में तो सबसे पवित्र गंगा का पानी है सुनते हैं, तुम कहाँ से यमुना का पानी बता रहे हो जिससे मुझे खुश करो? तो बीरबल ने पूरी विनम्रता से कहा, हुजूर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। असल में गंगा का पानी पानी थोड़ी है, वो तो अमृत है। पानी में सबसे पवित्र यमुना का जल होता है। महात्मा गांधी की हैसियत आज़ादी की लड़ाई में कुछ इस तरह है। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, जो गांधी की सबसे बड़ी खसूसियत है, केवल महात्मा गांधी हैं या और कोई होगा दुनिया के इतिहास में किसी साहित्य के कोने में, तो उससे मेरा आज लेना देना नहीं है। लेकिन भारत की जिंदगी के साथ जुड़े हुए तमाम चरित्रों में केवल महात्मा गांधी हैं जिनने कहा कि मैं रोज अपने आप को बदलता हूं, हर वक्त मैं अपने आप को बदलता हूं। मेरा जीवन मेरी किताब है, मेरा जीवन मेरी प्रयोगशाला है। और अगर मैंने आज कुछ कहा है किसी मुद्दे पर और ठीक कल मैंने कहा है या उसके पहले कहा है उससे विपरीत है, तो अब तक जो कुछ मैंने कहा है उसको खारिज कर दीजिए। जो आज मैंने कहा वो सच है। एक ऐसा व्यक्ति जो रोज अपने आप को बदल रहा है और अपने अंतिम सच को सच कहता है, ऐसा चरित्र हमें और किसी नेता का दिखाई नहीं देता। ये बापू की एक बहुत बड़ी खसूसियत है। दूसरा, मैं आपको प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आज आपने जो जारी किया है कल मेरे भाषण के व्याख्यान को लेकर, उसमें गांधी का चेहरा लगाया है आपने। अभी मैं जो गांधी का चेहरा देख रहा हूँ, संचालक महोदय के पीछे कुछ अलग तरह के भारतीय चरित्र दिख रहे हैं, लेकिन जो मेरे भाषण के लिए आपने चेहरा लगाया है, जिसमें कि ये विज्ञापन या सूचना आपने दी है कि मैं बोलूंगा, उसमें बैरिस्टर गांधी का चेहरा है। वो कोट पैंट वाले गांधी का चेहरा है, महात्मा गांधी का चेहरा नहीं है। और ये काम आपने बहुत अच्छा किया है। ये मेरे मन का काम किया है। ये आपने गांधी और इतिहास के अनुकूल होने का काम किया है। तो गांधी हैं मुझसे, खैर वो कोलकाता की प्रक्षेत्र के संचारिका महोदय, मैं उनसे एक ही बार बात कर पाया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका विषय रखेंगे महात्मा गांधी और संविधान। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैडम महात्मा शब्द हटाइए, मेरा विषय होगा गांधी और संविधान। और उन्होंने मान लिया। हालांकि बाकी वक्ताओं में भी गांधी ही है, महात्मा नहीं है, लेकिन मेरे विषय में मैंने खास तौर से उनसे कहा। असल में 2 गांधी हैं, एक गांधी जो गांधी है और एक गांधी जो महात्मा गांधी है। 1915 में जब बापू 22 साल की तपस्या दक्षिण अफ्रीका में करने के बाद लौटे हैं भारत, और फिर उनकी कार्रवाइयां गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखी, तब गुरुदेव ने कहा कि यह महात्मा है। ये 1915 की बात है। और जब आजादी की लड़ाई में अगले 30 बरस तक गांधी मरते खपते रहे, जो कुछ गांधी ने किया उसका ब्यौरा मुझसरी का आदमी क्या देगा आपको। जिस आदमी का 80 बरस का एक एक क्षण जीवन का इतना तेजोमय और इतना तेज और सक्रिय रहा है, उसको मैं आधे घंटे में 1 घंटे में क्या समझा पाऊंगा। जब 30 बरस उन्होंने मशक्कत की देश की आज़ादी के वास्ते, गरीब आदमी के वास्ते, दलित के वास्ते, महिला के वास्ते, पूरे संसार की शांति के लिए,
तब सुभाष चंद्र बोस ने उनको ये उपाधि दी थी। तो दो तरह के नाम हैं राष्ट्रपिता की। तो बापू राष्ट्रपिता बने 1944 में, जो तमगा उनको दिया गया, खिताब दिया गया, आदर उनका किया गया, और 1915 में उनको कहा गया कि आप महात्मा हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं रविन्द्रनाथ टैगोर से और सुभाष चंद्र बोस से कि 1915 के पहले क्या था। 1915 जब वो भारत लौटे हैं 22 साल की मशक्कत के बाद दक्षिण अफ्रीका में, वो गांधी क्या था। एक बुनियादी बात याद रखिए, भारत के किसी भी बड़े राजनेता से, किसी विचारक से, किसी समाज सेवी से, किसी पब्लिक एक्टिविस्ट से गांधी की तुलना करना बहुत कठिन काम है। महात्मा गांधी वो अकेला भारतीय नेता है जिसकी बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामरिक ट्रेनिंग हिंदुस्तान में नहीं हुई। और लोग इस बात का घमंड कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन गांधी का असली जीवन तो, और इससे हमको बचना नहीं चाहिए। 1893 से 1915 तक, जब तक 22 साल गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे, उनकी जो जवानी का असली समय था वो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। और जितने बच्चे सुन रहे हों या आगे कभी सुने, वे अच्छी तरह समझ लें कि क्रांति अगर होती है, विप्लव अगर होता है, आंदोलन अगर होता है, कोई सार्थक काम जीवन में होता है तो नौजवानी में होता है, बुढ़ापे में नहीं होता। मैं अपने बुढ़ापे के अनुभव से कह रहा हूं। आपको इस बात को समझना होगा कि गांधी ने किया क्या। गांधी की पूरी ट्रेनिंग, बौद्धिक ट्रेनिंग दक्षिण अफ्रीका में हुई। एक छोटी सी किताब लिखी है। ये किताब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी को मालूम है, देश में और सबको मालूम है। इससे बड़ी किताब 20वीं सदी में मैंने नहीं देखी और न हो सकती। ये पूरे हिंदुस्तान का मालूमात इसके अंदर है। हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज गांधी जी ने 1909 में लिखी, जब वो 39 बरस के बैरिस्टर थे और कोट पैंट सब पहनते थे। वो महात्मा या भारत में आने वाले गांधी नहीं थे। ये हिंद स्वराज 70-80 पेज की छोटी सी किताब है। जब मैंने खरीदी तब ये 5 रुपए की थी। थोड़ी सी प्रिंटिंग अच्छी होने से शायद बढ़ गई हो। ये किताब फलसफा है भारत का। और मैं संचालिका महोदय से चूंकि लिबर्टी नहीं ले सकता था, और मैंने अमित राय जी से भी नहीं कहा था, वरना दरअसल विषय तो होना चाहिए हिंद स्वराज और संविधान। क्योंकि गांधी ने 1915 तक जो कुछ किया हिंद स्वराज को मिलाकर, हमारे भारतीय संविधान में वही तो सब कुछ है, और जो नहीं है उस पर हम बात करेंगे। 1909 तक गांधी ने सब कुछ कह दिया था कि हमें क्या चाहिए, हमारे संविधान में क्या होना चाहिए। एक छोटी सी बात आपको समझाई जाती है कि महात्मा गांधी पंचायती राज चाहते थे। ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी पंचायती राज के अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करना चाहते थे, हिंदुस्तानी को अपनाना चाहते थे। ये दो बातें हिंद स्वराज में नहीं हैं। ये दो बातें 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने जोड़ी। लेकिन हिंद स्वराज में जो मूल बातें गांधी ने कही हैं, उस पर संविधान के विद्यार्थी, उस पर गांधी दर्शन के विद्यार्थी ठीक से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वही तो गांधी को खोजने का असली तिलिस्म है, वही तो ताबीज है। जिस तरह गांधी ने हमको ताबीज दिया था कि तुम कोई भी ऐसा काम करो तो सोचो तुम्हारे इस काम करने से आखिरी आदमी को तकलीफ होगी कि नहीं देश के, अगर होगी तो मत करो, ना होगी तो करो। गांधी को समझने की सबसे बड़ी ताबीज है हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही। मैं केवल गांधी की स्तुति करने आपके बीच में नहीं आया, मुझे संविधान के बारे में भी आपसे बात करनी पड़ेगी, और दोनों का जो अन्योन्याश्रित संबंध है या दोनों का जो विपरीत संबंध है, उस इलाके में भी हमें थोड़ी सी खोजबीन तो करनी पड़ेगी। मैं ऐसे ही गांधी से टकराया नहीं हूं। जब मैं 30 बरस का था तब मैं पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण समाजवादी विचारक कृष्णनाथ जी से मिला। हमने एक सभा में भाषण दिया। तब मुझसे कृष्णनाथ जी ने पूछा था कि भाई तुमने हिंद स्वराज पढ़ी है क्या। मैं 30 बरस तक हिंद स्वराज को नहीं जानता था। मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर वो किताब मैंने पढ़ी। ये मेरी किस्मत थी कि जब गांधी 125 साल के हुए तब मैं एक सरकारी पद पर, राजनीति के सरकारी पद पर बैठा था। तो मुझको गांधी का 125वां जन्म वर्ष समारोह मनाने का मौका मिला। उसे मैंने 5 साल तक मनाया और 75 किताबों का संपादन किया, 100 कार्यक्रम किए, और भी हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की।
तब गांधी धीरे धीरे एक रूह की तरह, आत्मा की तरह अंदर बैठते गए। अब तो निकलने से इनकार भी करते हैं। और जब 150 साल के हुए, मुझे शर्म आती है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे सुधारिएगा। जब गांधी 150 साल के होने लगे, उसके पहले जब मैंने देखा 1909 में हिंद स्वराज जो लिखी थी गांधी जी ने पानी के जहाज पर 10 दिन में, 13 नवंबर से 22 नवंबर 1909 के बीच में लिखी थी। उस किताब का मराठी में, गुजराती में, तमिल में, भारत की और भाषाओं में, विदेश की भाषाओं में अनुवाद मैंने देखे हैं, लेकिन हिंदी में कोई अच्छी किताब मैंने नहीं देखी। अनुवाद नहीं, टिप्पणी। तो मैंने 1909 में 100 जोड़िए, 2009 में गांधी के हिंद स्वराज पर एक किताब लिखी। वो किताब अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मैंने बापू का शिष्य हूं कि जब अपने को सुधारना है तो अपनी गलती देखो। तो फिर मैंने दूसरी किताब फिर 2010 में लिखी। इसके बाद जब 150 साल के हुए, तब मैंने फिर कुछ और लिखने की कोशिश की। और ये सब कुछ करते रहने के बाद में जब लगातार खोजता रहा मित्रों, तो ये एक किताब मैंने बहुत मुश्किल से लिखी है हिंद स्वराज के ऊपर। और ये काफी मोटी ताजी किताब है, शरीर के हिसाब से, बुद्धि पता नहीं उसमें कितनी है। आप हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने हमें कुछ सूत्र दिए हैं। इतना बड़ा भविष्य मूलक वक्ता, देश को समझने वाला, आश्चर्य होता है। 1909 में गांधी जी ने अंग्रेज पार्लियामेंट को देखकर कहा था, 1909 में किस माई के लाल को पता था कि हम 1947 में आजाद होंगे? दुनिया में कौन जानता था कि हम 1950 में अपना संविधान बनाएंगे? लेकिन बापू ने 1909 में, बापू ने नहीं, बैरिस्टर गांधी ने 1909 में इस बात को देख लिया था कि भारत में जब आजादी आएगी तो भारतीयों की जो मनोदशा है, कहीं वह अंग्रेजों की, अंग्रेजियत की गुलामी की ना बन जाए और अंग्रेजी परंपरा की संसद और अंग्रेजी परंपरा की सरकार भारत में ना आ जाए। तब हमें आगाह करने के लिए अंग्रेजी पार्लियामेंट को लगभग गरियाते हुए गांधी ने अपनी किताब में बहुमूल्य बातें लिखी। गांधी संसदीय प्रणाली के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। आज जो संसदीय प्रणाली हम भोग रहे हैं, मैं भोग रहे हैं शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं, गांधी इसके पक्ष में कतई नहीं थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट तो एक वेश्या है जो प्रधानमंत्री के इशारे पर नाचती है। अहिंसा की बोली वाला, सत्य की बोली वाला वो देश का, दुनिया का एक युग प्रवर्तक व्यक्ति वेश्या शब्द का इस्तेमाल करता है एक संस्था के लिए। तब शायद डॉक्टर एनी बेसेंट ने उनसे कहा कि आपको आप किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? कि वेश्या शब्द का आपके मुंह से निकलना, आपकी कलम से निकलना ठीक नहीं है। तब गांधी ने कहा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। वेश्या शब्द को काटकर नर्तकी लिख दिया और कहा यह तो नर्तकी है पार्लियामेंट। क्या सच नहीं है? आज भारत में पार्लियामेंट की हालत देखकर आपको क्या लगता है, या कभी भी क्या लगता था? एक प्रधानमंत्री के इशारे पर संविधान खड़ा है इंग्लैंड का। वो संविधान भारत में ना आ जाए, इसलिए गांधी ने हमको चेतावनी दी थी। हमने उनके चेतावनी की अनदेखी की, ये बात अलग है, लेकिन बापू ने हमको समझाने की कोशिश की थी। और वो 235 पृष्ठ गांधी ने पानी के जहाज पर दाएं हाथ से लिखे और 40 पृष्ठ बाएं हाथ से लिखे। महात्मा गांधी दोनों हाथों से लिख सकते थे। इंग्लैंड गए थे, सावरकर को और श्यामजी कृष्ण वर्मा को और तमाम लोगों को जो हिंसा के, क्रांति के रास्ते चलकर अंग्रेज को हिंदुस्तान से हटाना चाहते थे। सावरकर गलत काम नहीं कर रहे थे, मैं इसको जोर देकर कहना चाहता हूँ। सावरकर क्रांति की कोशिश कर रहे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा कर रहे थे और वो कर रहे थे। तब गांधी उनको समझाने गए थे कि हिंसा करने से, अंग्रेज से मारपीट करने से, खून खच्चर करने से, बंदूक पिस्तौल चलाने से अंग्रेज नहीं जाएगा। तब गांधी असफल रहे। उन्होंने अंग्रेजों से बात करने की कोशिश की, अंग्रेज भी उनकी बात को नहीं समझे। तब एक निराश, उदास, एकाकी, अवसाद में रहने वाला व्यक्ति, 39 साल का नौजवान बैरिस्टर, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका पानी के जहाज किल्डोनन कैसल पर यात्रा करता है और कागज नहीं था, तो जहाज के कप्तान से वो जो खाकी रंग का कागज आता है कुछ चीजों को लपेटने के लिए, उसको लेकर 10 दिन तक गांधी ने अपने हाथ से वो किताब लिखी, दोनों हाथों से। और याद रखें बच्चों, महात्मा गांधी ने पूरे जीवन में अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी, बस केवल एक किताब लिखी 70-80 पृष्ठों की, और वो भी गुजराती भाषा में लिखी,
क्योंकि अपनी मातृभाषा में सब कुछ कह देना हमारे लिए बहुत सरल होता है। इंग्लैंड जाने, दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने के बाद उनके सबसे परम मित्र हरमन कालेनबाख थे और जोसेफ डोक थे, एक वायबर्ग साहब थे जो वहाँ की विधान परिषद के सदस्य थे। इन सब ने कहा कि बापू आपको अपनी किताब का खुद अनुवाद करना चाहिए। मिस्टर गांधी कहा, बापू नहीं कहा, खुद करना चाहिए, कोई नहीं कर पाएगा। तब गांधी जी ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी के अनुवाद में और हिंदी के अनुवाद, गुजराती के मूल लेखन में लगभग समानता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जरा सा उसमें फर्क है। और इस तरह महात्मा गांधी की किताब हमारे बीच में आई जिसमें उन्होंने संसदीय पद्धति की आलोचना की। गांधी के असली योगदान को तो हम समझते नहीं है। पंचायती राज का जो ढांचा है या हिंदी भाषा वाला मामला है, मैं उसका स्पर्श संक्षेप में करूंगा क्योंकि बहुत सी बातें आज मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं वो उन बातों की तरफ एक अलहदा ढंग से इशारा कर रहा हूं जो आपको आमतौर पर नहीं पढ़ाई जाती। महात्मा गांधी का सबसे मुख्य योगदान है जो आप पढ़िए संविधान में। मैं अब यहाँ गांधी से अलग हट के संविधान में चलता हूँ। संविधान में हमारे जो मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 में बोलने के, अभिव्यक्ति के, कला के, संस्कृति के, यहाँ वहाँ जाने के, नौकरी करने के, घूमने के, देशाटन करने के, और तरह के हमारे बहुत से यूनियन बनाने के, एसोसिएशन बनाने के, इन सब बातों का असली मलबा, असली कच्चा माल महात्मा गांधी ने हमको दिया था। और तब ये हमारा संविधान जब बना तब उसमें मूल अधिकार लाए गए। लेकिन एक संविधान का विद्यार्थी होने के नाते और संविधान का बहुत घिसा हुआ विद्यार्थी होने के नाते, जिसने 50 साल से ज़्यादा संविधान की रोटी खाई है, बाद में जब घी भी खाने लग गया तो हार्ट अटैक हो गया, वो आपसे कहना चाहता है कि महात्मा गांधी के सारे इरादों, सारे विचारों और उनके सारे आदेशों के साथ हमने बेईमानी की है। हमने संविधान बनाने में बेईमानी की है, हालात के कारण की है। बेईमानी का मतलब मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। वो इतने बड़े लोग हैं कि मुझ जैसा नाचीज आदमी उनके बारे में गलत बात नहीं कहेगा। कुदरत का एक सिद्धांत हमको मालूम होना चाहिए कि हम जब किसी की एक ओर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपने आप हमारी ओर उठती हैं। कुदरत का दूसरा सिद्धांत भी, गणित का सिद्धांत भी, फिजिक्स का सिद्धांत भी, कानून का सिद्धांत भी, सब हमको मालूम होना चाहिए कि अगर हम आसमान की ओर देखकर थूकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका होता क्या है। अपने से बड़े लोगों की आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक बौद्धिक कर्तव्य है, ये एक तटस्थ कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी की इबारत में बोला जाने वाला एक तरह का वस्तुपरक सत्य है। इससे अगर हम हटेंगे तो सब किताबों को सिर पर लादे रहेंगे, महापुरुषों के चित्र केवल अपने घर में लगाते रहेंगे, उनकी मूर्तियां बनाते रहेंगे, तो देश कैसे आगे चलेगा। महात्मा गांधी इस तरह के नहीं थे। गांधी इस तरह के नहीं थे। उन्होंने हमको आज़ादी की कीमत बताई और हमको एक शब्द दिया। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। 4 वक्ताओं को मैं पहले सुन चुका हूँ, सबको सुना जिनको आपने बुलाया। कल एक और आएंगे, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब कभी कभी होता यह है कि अब 6 वक्ता बुलाने हैं, 5 अच्छे मिल गए तो छठा बीच में कोई खप जाता है, तो उस तरह मैं भी खप रहा हूँ आपके बीच में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गांधी के समय में संविधान नाम का शब्द नहीं था, आया बाद में। गांधी ने हमको एक शब्द दिया था, स्वराज। वो हमारा संविधान है, वो हमारे देश को चलाने वाला तरीका है। और इसको तिहरे अर्थ में इस्तेमाल किया था महात्मा गांधी ने, भारत में और किसी ने नहीं किया। भारत में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि विरोध किया। उनके खुद के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और उनके खुद के पट्ट शिष्य जवाहरलाल नेहरू ये तो कहते थे कि हिंद स्वराज एक फालतू किताब है, उसको उठा के फेंक दो कचरे के ढेर में, किसी काम की नहीं। तब बापू ने हमको कहा था कि हमको स्वराज चाहिए। स्वराज का एक मतलब होता है कि मेरा अपने ऊपर राज, अपने ऊपर मेरी हुकूमत, मैं ही सब कानून मानूं तो सरकार को कानून बनाने की जरूरत क्या है। एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, कि अंग्रेज यहाँ से चला जाए और हम भारत में खुद मुख्तार हो जाएं, हम अपनी आज़ादी अपने हाथ से भोगे, उसका जो कुछ करना है हम उसको करेंगे, आप जाओ। और तीसरा अर्थ भी है कि जो हर व्यक्ति अगर स्वराजी है, देश का हर नागरिक अपने आप पर एक तरह से हुकूमत करना चाहता है, उसका अपने ऊपर अनुशासन करना चाहता है, वो समझता है कि हमें करना क्या चाहिए, तब सारे स्वराजी इकाइयां मिल करके एक लोक स्वराज बनता है। गांधी जी उसको चाहते थे।
ऐसा आसान व्यक्ति नहीं था। ये वणिक परिवार का, गुजरात का रहने वाला एक हमारा बूढ़ा बुजुर्ग हमारा, वो दुनिया के इतिहास में एक तरह से ऐसे प्रश्न पैदा करके गया है कि लोग आज तक जूझ रहे हैं। भारत का कोई नेता, भारत का कोई विचारक अब सारी दुनिया को परेशान दिमाग का नहीं लगता है। उन पर जो लिखना पढ़ना था उन्होंने कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी आज भी सारी दुनिया में अपनी जिरह के जरिए सबको परेशान किए हुए हैं। और यहाँ मैं चलते चलते ऐसे ही बता दूं कि हिंदुस्तान में जितनी शोध नहीं हो रही है, उससे ज्यादा शोध गांधी के ऊपर दुनिया में आज हो रहा है, क्योंकि दुनिया परेशान है। जो कुछ हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, जिससे हम दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी तरफ एक ही मसीहा था जिसने हमको चेतावनी दी थी। कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंथोनी परेल दुनिया में गांधी को सबसे ज्यादा जानने वाले लोगों में से हैं। ऐसी किताब हम हिंदुस्तान में लिख पाने में हमको दिक्कत हो रही है, हम उसको नहीं कर पाते। महात्मा गांधी को समझने में, हिंद स्वराज को समझने में, उसके जरिए संविधान को बनाने में हमारी एक यात्रा हुई है और हमारा संविधान बना। मित्रों, आप इस बात को भी समझ लें कि हमारा संविधान भी कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। हमारे संविधान में 90,000 शब्द हैं। जिस अमेरिका का आज सिक्का चलता है और जहां मेक इन इंडिया की दुकान लगाने पहुंचते हैं, या स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, या और भी हम बहुत करने लग गए हैं, उसके 6,000 शब्दों में उसका संविधान बन गया। हमारा दुनिया में सबसे भारी भरकम संविधान है। और हमारी संविधान सभा के बहुत काबिल अध्यक्ष, देश के बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से किसी ने पूछा कि साहब, इतना लंबा चौड़ा संविधान आप बना रहे हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, इससे कम में नहीं हो सकता? तब गांधी जी, तब राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी कायदे की बात कही। उन्होंने कहा, पहली बात तो यह है कि देश की पहली समावेशी किताब है। आज तक हमारे यहाँ जो कुछ लिखा गया, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को कहें या रामायण को कहें या महाभारत को कहें या और भी कोई धार्मिक ग्रंथ है या दूसरे ग्रंथ हैं, वो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन सब के सब किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। उनका उपदेश, उनका संदेश हमारे पास उपलब्ध है, या हम देखते हैं। ये देश के इतिहास में शायद पहली और शायद आखिरी ऐसी समावेशी किताब है कि जिसमें कई लोग मिलकर, और तरह तरह के लोग हैं, इसमें राजे रजवाड़े के लोग हैं, इसमें उद्योगपति हैं, इसमें डॉक्टर हैं, इसमें वकील हैं, इसमें पुराने रिटायर्ड जज हैं, इसमें स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं, तरह तरह के लोग हैं। ये इसमें चुन करके आए हैं। उस समय की जनसंख्या के 28.5% चुनकर आए थे और उनसे ये सभा बनी थी, जिसमें संविधान सभा में सब लोग पहुंचे थे। तो एक तो हमको देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार मौका लग रहा है कि हम बोलें, तो हमने बोला। और दूसरा, राजेंद्र प्रसाद जी ने चुटकी ली, जो चुटकी लेने से हमको भी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैसे बहुत वाचाल होते हैं, आप किसी भारतीय सदस्य से कहो कि कम बोलो तो कैसे संभव होगा। हम वाचाल कौम के लोग हैं और पहली बार हमको मौका लग रहा है तो हम बोल रहे हैं। वो हमारा एक संविधान इस तरह से हमारे हाथों में आकर के बना। उसमें हमने महात्मा गांधी के कुछ आदर्शों को समझने में गलती की। गांधी जी ने कहा था कि हमको सत्याग्रह करना है, हमें पैसिव रेजिस्टेंस करना है, हमें सिविल डिसोबीडियंस करना है, सिविल नाफरमानी करनी है, हमको उसका हक चाहिए। तो अंग्रेज से कह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज था, और हमको निष्क्रिय प्रतिरोध करना है। हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, ये हमारा निष्क्रिय प्रतिरोध है। हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बात को नहीं मानते, और हम उस सत्याग्रह करना है। हमारा एक सत्य है, हमारे देश का, हमारी कौम का, हमारे विचार का, हमारी जनता का एक सत्य है, अंतिम सत्य। छोटे छोटे सत्यों से बढ़कर एक अंतिम सत्य है, हम उसका आग्रह करेंगे। अब आग्रह शब्द को अंग्रेजी में मैं उसका तर्जुमा करता हूँ इंसिस्टेंस। रिक्वेस्ट नहीं कहता मैं कि सच है उसको मान लिया, ऐसा नहीं। सच के लिए हम इंसिस्टेंस करेंगे, हम आग्रह करेंगे, ताकतवर आग्रह करेंगे। ये सिद्धांत थे। लेकिन संविधान के बच्चों, गांधी के मानस पुत्रों, हम सब ये सोचो, गांधी का सत्याग्रह का सिद्धांत जो था, गांधी का जो पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत था, गांधी का जो सिविल डिसोबीडियंस का सिद्धांत था, ये नए भारत में कैसे चलेगा? गांधी तो चले गए। 30 जनवरी 1948 को हम पैदा
हो गए आज़ाद देश के रूप में 15 अगस्त 47 को। संविधान जाके बना 26 नवंबर 50 को, लागू हुआ 26 जनवरी 50 से, 49 को बना, 50 से लागू हुआ। तो गांधी कहाँ थे? याद रखें, अगर आप महात्मा गांधी को समझना चाहते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अपनी गलती पर मुझे नाज है। अगर आप गांधी को समझना चाहते हैं, गांधी मनुष्य नहीं है, गांधी एक तार्किक विचार है, गांधी एक फलसफा है, गांधी भारत की संस्कृति का अक्स है, दुनिया की संस्कृति का अक्स है। वो एक विचारोत्तेजक बयान है। अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो आप में जिद होनी चाहिए, आप में जिच होनी चाहिए, आप में जिरह करने की ताकत होनी चाहिए, आप में जिजीविषा होनी चाहिए। गांधी की किताबों को पढ़ के परीक्षा मत पास करो। मैं महात्मा गांधी की बात को कभी मानता नहीं, मैं उनसे जिरह करता हूं। पिछले कई बरस से मैं गांधी जी से जिरह कर रहा हूं। मेरे जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मुझे गांधी जी की याद ना आए, लेकिन मैं उस तरह महात्मा गांधी के चरणों में गिर नहीं जाता कि अब आपके बाद कुछ नहीं बचा। मैं गांधी से रोज जिरह करता हूं कि ये बात आपने क्यों कह दी, या वो बात क्यों नहीं कही। आपसे तो किसी की नहीं पड़ती थी और आपके कारण मेरा चरित्र खराब हो गया है। महात्मा गांधी से अंबेडकर खुश नहीं थे, गांधी जी से जवाहरलाल खुश नहीं थे, गांधी जी से गोखले खुश नहीं थे, गांधी जी से उनका बेटा हरिलाल खुश नहीं था, गांधी जी से अंग्रेज खुश नहीं थे, गांधी से सुभाष चंद्र बोस खुश नहीं थे, गांधी से सावरकर खुश नहीं थे। गांधी तो पूरे जीवन में अकेला था, उससे कोई खुश नहीं था। और जब उसी तरह के गांधी को मैं समझने की कोशिश करता हूं तो लोग मुझसे भी नाराज हो जाते हैं। मेरा भी जीवन में कोई नहीं है। मेरा सबसे बड़ा दोस्त तो मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसके पास मैं जाकर रोज लड़ाई करता हूं कि तेरे कारण भाई मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन तू अब भी मुझको समझ में क्यों नहीं आता। गांधी एक पहेली है, हमको उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनसे जिरह किए बिना हमारा काम नहीं होगा। और इसीलिए मैंने एक बार कहा है कहीं पर और लिखा भी है, 30 जनवरी 1948 के बाद गांधी चले गए और 12 अक्टूबर 1967 को राम मनोहर लोहिया चले गए। इस देश में गांधी को अगर उनकी मौत के बाद अपनी मौत तक किसी ने जिंदा रखा है तो उस आदमी का नाम राम मनोहर लोहिया है। अगर लोहिया नहीं होते तो एक लुंज पुंज गांधी इतिहास में हमको मिलता, हम उसके बारे में ठीक से जान नहीं पाते। गांधी को सड़क आंदोलन का नेता मानिए। गांधी किताबी व्यक्ति नहीं थे, हालांकि 100 किताबें हैं। सरकार ने जो किताबें गांधी की छापी हैं, लिखे पढ़े बोले की, वो तो 100 किताबें हैं। उतना तो भारत में किसी नेता ने नहीं बोला, कोई इतना पैदल नहीं चला, किसी ने इतने लोगों से मुलाकात नहीं की, किसी ने लोगों का स्पर्श नहीं किया, किसी ने इतने उपवास नहीं किए। सब कुछ गांधी ने बहुत कुछ किया। उस गांधी से जब हमको बात करने की कोशिश करनी चाहिए तब हम उसको समझते हैं। तब लोहिया ने कहा था, अपने कर्मों से कहा था, अपनी वाणी से कहा था, अपनी लेखनी से कहा था। और सोचिए कौन सा है, किसका है यह देश। हम सब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को खास तौर पर एक भारी गलतफहमी है। वो गलतफहमी यह है कि इस देश को प्रधानमंत्री चलाता है, इस देश को राष्ट्रपति चलाता है, मुख्यमंत्री चलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चलाता है। याद रखो नौजवान बच्चों, और जो नौजवान नहीं है वो भी इसलिए याद रखें कि मेरे लिए तो सब नौजवान है। मैं 83 बरस से ज्यादा का होकर आपके बीच में बोल रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा उम्र के लोग यहाँ पर होंगे। मैं तो जिस सभा में जाता हूँ वहां पर मैं सबसे बूढ़ा हो जाता हूँ। तो मैं अपने ज्ञान से नहीं, अपने अनुभव से आपसे बात करना चाहता हूँ। हम जब भारत का संविधान बनाते हैं, और हमने बनाया, भारत का संविधान उठा के देखिए, उसका पहला वाक्य ही तो सब कुछ है। उसका पहला वाक्य है कि हम भारत के लोगों ने अपना यह संविधान खुद को दिया है। हम भारत के लोग, इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक मतदाता, जो बदल रहे हैं। जब बना था तब वो मतदाता और नागरिक दूसरे थे, लेकिन अब हम उनकी जगह हैं। फिर हमारे पुत्र पुत्रादि पौत्र आएंगे, सब लोग आएंगे। हम भारत के लोग इस संविधान के निर्माता हैं। नौकर है इस देश का राष्ट्रपति, मेरी भाषा सुन लीजिए। नौकर है इस देश का प्रधानमंत्री, हम स्वामी हैं। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने कुछ नहीं है। एक भी सरकारी अधिकारी हमसे बड़ा नहीं है। संविधान की भाषा में, मैं कोई जघन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, संवैधानिक भाषा में हम संविधान में मालिक हैं। हम इस देश के लोग मालिक हैं। हम कलेक्टर साहब कहते हैं, थानेदार साहब से हम डर जाते हैं, मंत्री जी को पहले माननीय कहते हैं, बाद में जी लगा देते हैं। हर आदमी से हम डरे हुए हैं। इस देश के नागरिक को डरना नहीं चाहिए।
इस देश के नागरिक को अभय का सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार। या तो कृष्ण ने दिया था गीता में, और उसके बाद सीधे महात्मा गांधी ने दिया था, जो सड़क आंदोलन के भी हमारे नेता थे। कभी कभी लोग पूछते हैं, अभी बीच में भाषण हुआ था हमारे बहुत प्यारे मित्र चमनलाल का, भगत सिंह को मैं भी पढ़ता हूं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। भगत सिंह में और गांधी में फर्क क्या है? एक क्रांति कर रहा था, हालांकि भगत सिंह ने हिंसक क्रांति की, मैं इसको नहीं मानता। एक व्यक्ति को धोखे से कभी मारा लाला लाजपत राय के कारण, और उसके बाद में उसने कहा कि मैं ऐसी क्रांति में भरोसा नहीं करता, मैं तो वैचारिक क्रांति चाहता हूं। बहरहाल भगत सिंह ने इस देश के नौजवान को निर्भय बनाया और गांधी ने इस देश के अवाम को अभय दिया। अभय में और निर्भय में एक डिग्री का फर्क है, वो जरा सा फर्क है। ये दो हमारे महान नेता थे, जितने निर्भय के साथ थे, जितने अभय के साथ थे, कौम बनती है। हम उस तरह के गांधी के साथ हैं जिसने कहा था कि इस देश का अवाम जो है वो मालिक है। कहाँ है मालिक हमारे संविधान में? कहाँ है मालिक हमारी सरकारों में? कहाँ है मालिक हमारे सुप्रीम कोर्ट में? कहाँ है मालिक हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रालय में? ये सत्ता के जो बहुत टापू बन गए हैं, ये आम जनता के खिलाफ है। ये गांधी के वचन का निषेध है, ये गांधी का तिरस्कार है, ये गांधी को नहीं मानने की बातें हमको सिखाई जाती हैं। बापू ने दिया था कि इस देश के नागरिक को, इस देश के हर मतदाता को, इस देश के हर आदमी को मौलिक अधिकार होगा, मूलभूत अधिकार होगा, वो इस देश के भविष्य को तय करेगा। गांधी ने कहा था कि आपकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, बनाएंगे आप, उस समय तो गांधी थे नहीं, बनाएंगे जो कहा था, वो नीचे के तबके से, गांव से उसकी मर्दूमशुमारी, गांव से उसकी रायशुमारी, ये सब कुछ गांव से होना चाहिए। गांधी ने कहा था इस देश के 7 लाख गांव हैं, हर गांव का एक सदस्य, एक प्रतिनिधि आप चुनिए, और ये 7 लाख लोग मिलकर फिर देश की संसद बनाएंगे, विधानसभाओं का काम करेंगे। ये गांधी ने कहा था। जिस बूढ़े आदमी को देखकर आप लोग घबराते हैं कि कैसे कपड़े पहनता है, कैसी चप्पल पहनता है, कैसी घड़ी उसके बगल में खुसी हुई है, उसके दांत तक के नहीं है, लाठी टेक करके चलता है, बकरी का दूध पीता है, इस तरह का आदमी है। उस वज्र की दधीची की हड्डी वाले आदमी ने कहा था, मित्रों, इस देश में किसी को भी 60 बरस के बाद विधायक और सांसद और मंत्री नहीं बनने देना चाहिए। कोई मानेगा? नौजवानों के पक्ष में इतनी बड़ी बात बोलने वाला वो आदमी, हमारा मसीहा महात्मा गांधी हमसे कहता था। ये वायसराय की कोठी में राष्ट्रपति जी रहती हैं, प्रधानमंत्री का आलीशान बंगला है, 8,500 का हवाई जहाज है, करोड़ का, वो सेंट्रल विस्टा नाम की नई चीज कुछ बन गई है। गांधी ने कहा था कि इस देश में अंग्रेजों के बनाई हुई जितनी बड़ी इमारतें हैं, इन सब में अस्पताल, स्कूल, विश्वविद्यालय और इस तरह के सामाजिक उपयोग की चीजें खोलना चाहिए। हमारे नेताओं और मंत्रियों को छोटे छोटे मकानों में रहना चाहिए, सादगी से रहना चाहिए। 3 सूत्र दिए थे हिंदुस्तान की खुशी के वास्ते गांधी ने। इतना सरल नहीं है उसको समझना। मैं तो केवल सूत्रों में इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, और मैं जानता हूं कि पता नहीं समय कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सूत्रों की बात कर लूं, ज्यादा ना बताऊं। 3 सूत्र दिए थे गांधी ने कि वॉलंटरी ऑस्टेरिटी, वॉलंटरी स्लो स्पीड एंड वॉलंटरी पॉवर्टी, स्वैच्छिक सादगी। हर व्यक्ति को स्वैच्छिक सादगी रखनी चाहिए। ये हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस में इसलिए कह रहा हूं कि गांधी जी की पार्टी हो, या और बाकी नेता जो हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, फिल्म स्टारों से ज्यादा महंगे कपड़े पहनते हैं हमारे नेता, उनको देख के घिन आती है। इस गरीब देश में, अमीर देश हो पहने कोई बात नहीं, लेकिन देश तो गरीब है ना। हम दुनिया में गरीबी में करीब करीब सबसे पीछे हैं, भुखमरी में करीब करीब सबसे पीछे हैं, एड्स की बीमारी में करीब करीब सबसे पीछे हैं, अंधत्व की बीमारी में करीब करीब सबसे आगे हैं, और तरह की बीमारी में हम सबसे आगे हैं। मुझ जैसे वकील भी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर हैं। हम उस देश की बात करते हैं। वहां गांधी ने कहा था कि ऑस्टेरिटी, सादगी हो। और जो नेता हैं, जो समाज को चलाने वाले लोग हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र में आ गए हैं, हालांकि रिटायरमेंट की पेंशन कई लोगों की तो नौकरी से ज्यादा मिल गई, और वहां आ गए हैं, उनको स्वैच्छिक गरीबी का जीवन जीना चाहिए, और स्वैच्छिक धीमी गति, बहुत तेज गति से चलने की जरूरत नहीं है। बहुत तेज गति से आशय किसी के बच्चे का या मनुष्य के सड़क पे चलने से नहीं है, सभ्यता के चलने से। हमने पूरा हिमालय काट दिया,
हमने नदियां सुखा दी, हमने खेत खलिहान लूट लिए, हमने जंगल बर्बाद कर दिए, हम खदानें खोदते चले जा रहे हैं सारी दुनिया में। उससे कहाँ पहुंचेंगे हम इतनी तेज गति से चलने से? इसलिए गांधी ने प्रतीकात्मक कहा था। 1909 में 2023 की भाषा नहीं बोली जा सकती थी। गांधी को नहीं मालूम था कि मैं कोई ऑनलाइन भाषण देने के लिए बुलाया जाऊंगा। तब गांधी ने कहा था, किसी ने कहा कि क्या रेलगाड़ी से भी आपको नफरत है? तो गांधी ने कहा कि मुझे रेलगाड़ी से नफरत नहीं है, लेकिन रेलगाड़ी यहाँ की बीमारी वहां ले जाती है, तो इससे यात्रा करते हैं। तो किसी ने कहा कि अगर कलकत्ता जाना हो तो कैसे जाएंगे? बोले कलकत्ता जाना होगा तो मैं जरूर जाऊंगा रेलगाड़ी से, जरूरत होगी तो। लेकिन बार बार यात्रा करने की जरूरत क्या है? बहुत यात्रा करने की जरूरत क्या है? बहुत अधिक खाने की क्या जरूरत है? आज खाने को नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ आदमी को मुफ्त का अनाज मिल रहा है तो वो जिंदा है देश में। ये शर्म की बात है कि गर्व की बात है? लेकिन अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, बीवी को छोड़ दीजिए, अपना खुद का छोड़ दीजिए, घर के रिश्तेदारों का छोड़ दीजिए, कुत्तों का जन्मदिन मनाया जाता है, बड़ी बड़ी पार्टियां की जाती हैं। उन पार्टियों में जो जूठन छोड़ी जाती है उससे कई परिवारों का पेट पल सकता था। बहुत कुछ इस देश में हो सकता था जो नहीं हो रहा है। ये सब गांधी के साथ में हमको आपको समझना है। गांधी ने अंग्रेजों से नफरत नहीं की। जरा जरा सी बात पर हम अंग्रेज के खिलाफ बोलते हैं कि अंग्रेज को नहीं, गांधी ने अंग्रेजियत से नफरत की थी। गांधी ने कहा था कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे कौल के साथ रहना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। हमको अंग्रेजों से नफरत नहीं है, हमको अंग्रेजियत से नफरत है। और फिर वो पंचायत की बात मैं 1 मिनट में उठाऊं। गांधी ने कहा था कि हमको अपने देश में पंचायती राज की अवधारणा को लागू करना चाहिए। भारत के अतीत में हम राजाओं के गुलाम थे, नवाबों के गुलाम थे। इन लोगों के साथ हमारी बराबर की दोस्ती नहीं थी। लेकिन हमारे गांव में ग्रामीण गणतंत्र था, गांव में पंचायतें थी। और संविधान के विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान का मकसद, उसका सपना देश के सामने रखा था, संविधान सभा के सामने रखा था, तब नेहरू ने भारत में प्रजातंत्र नहीं बोला, डेमोक्रेसी नहीं बोला। उन्होंने कहा हम अपने देश में रिपब्लिक लाएंगे। ये रिपब्लिक क्या है? ये रिपब्लिक शब्द है यूनान से आया हुआ, अंग्रेजी में। हमारे यहाँ जैसे ग्रामीण गणतंत्र हैं, ऐसी यूनान में रिपब्लिक वहां से आया हुआ है। और वहां भी छोटे छोटे ग्रामीण गणतंत्र थे इस तरह के, और उनसे पूरा एक देश चलता था। उसको ध्यान में रख के जवाहरलाल ने कहा। असल में हमारे संविधान को बनाने वाले दो सबसे बड़े महारथी हैं। इस बात को मैं विस्तार से कह सकता हूँ जब कभी मौका लगे, ये नहीं लगा है तब भी मैंने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने सपना दिया, संदेश दिया, और उसको आगे बढ़ाने का काम किया अंबेडकर ने। अंबेडकर और नेहरू दो संविधान बनाने की जो हमारी पूरी प्रक्रिया है, इसके सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं। उन्होंने इस तरह का एक हमारे बीच में संविधान बनाया। तब अंबेडकर ने नेहरू को टोका कि अरे आप रिपब्लिक कहते हो, डेमोक्रेसी भी तो कहना चाहिए। तो नेहरू ने कहा कि रिपब्लिक शब्द में डेमोक्रेसी शामिल है, लेकिन खैर दोनों में बहस हुई और अंततः रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों शब्दों का ठहराव हुआ। और वो हमारे संविधान में है कि हमारा संविधान एक रिपब्लिक भी है और एक डेमोक्रेसी भी है। तो आप हिंदी में सुन रहे हैं, हिंदुस्तानी पर में सुन रहे हैं। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या है? उर्दू या हिंदुस्तानी में तो जमहूरियत कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में प्रजातंत्र है कि लोकतंत्र है कि जनतंत्र है, या और भी कुछ हिंदी के विद्वान शब्द ढूंढे। शब्दों का मतलब नहीं है, उनके पीछे जो एक इतिहास की संस्कृति का अर्थ है, हमें वो समझना है। गांधी जी ने अपने तई हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी में लिखते समय प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल किया। डेमोक्रेसी का अनुवाद बापू ने प्रजातंत्र किया, क्योंकि हम प्रजा थे पहले। भारत में जैसी आज आज़ादी है, ऐसी आज़ादी कभी नहीं थी। हमें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम लोकतंत्र के बड़े सिपाही देश रहे हैं। हम राजाओं के, बादशाहों के, नवाबों के, इनके गुलाम रहे हैं। तो बापू ने कहा कि यह प्रजातंत्र शब्द सही है। आधुनिक भाषा में जो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं, लिखने वाले लोग हैं संविधान के, उन्होंने कहा कि जनतंत्र शब्द सही है। जन माने भारत का हर मतदाता, हर नागरिक जो एक तंत्र या सिस्टम या सरकार को बनाता है, वो जनतंत्र हुआ। डॉक्टर लोहिया हमारे प्रिय रहे हैं। अब आपने लोहिया पर बोलने के लिए मुझे नहीं बुलाया है, लेकिन मैं
छात्र जीवन से डॉक्टर लोहिया का मुरीद रहा हूँ। गांधी से बाद में मिला था, बापू से मिलने के बहुत पहले उनसे मैं मिला था, उनके साथ काफी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का सही अर्थ तो है लोकतंत्र। हमारा देश एक लोक है। इस लोक में केवल शहर के पढ़े लिखे मतदाता नहीं रहते हैं। इस देश में अब प्रजा काहे की, राजा चले गए, राजशाही चली गई। अब एक भारत, हमारा देश एक लोक है। इस लोक में पढ़े लिखे लोग भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, वो लोग हैं जो पागल हैं, वो लोग हैं जो अनाथ हैं, वो लोग हैं जो गुमशुदा हैं। पूरे का पूरा एक माहौल इंसानी अगर बनता है तो वो लोक है। बापू उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मसीहा थे। ये बात हमको समझनी चाहिए। ये बात बाकी लोगों ने की है, ऐसा मैं नहीं कहता, या नहीं की ऐसा मैं नहीं कहता। वो तब कहते थे, संसद से उनको कोई अपेक्षा नहीं थी। बापू शहरों के पक्ष में नहीं थे। आप बुलेट ट्रेन लाइए, महात्मा गांधी से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप स्मार्ट सिटी लाइए, बापू को उनसे कोई लेना देना नहीं है। बापू को गांव चाहिए थे। हाँ, लेकिन एक गलतफहमी है लोगों को। महात्मा गांधी के गांव वो गांव नहीं है जो उनके समय थे। महात्मा गांधी के वो गांव नहीं है जो आज हैं। बापू एक कल्पना का गांव चाहते थे, एक ऐसा गांव जहां सब कुछ पैदा हो। वो गांव दूसरे गांव पर निर्भर ना हो, किसी पर निर्भर ना हो, लेकिन अगर बहुत छोटा है तो 2-4 गांव का संकुल हो। वहां सुई को छोड़ के, इस तरह की कोई चीज को छोड़ के सब कुछ पैदा होना चाहिए। मैं होता तो बापू से कहता कि बापू मिट्टी तेल के बारे में भी कह दो कि मिट्टी तेल बाहर से ला सकते हैं, वो कहाँ पैदा होगा। वो इस तरह का एक गांव चाहते थे जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसकी इकोनॉमी अपने आप में निर्भर हो, वो शहरों पर कतई निर्भर ना हो, और उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। वो मोटा छोटा जैसा भी कपड़ा अपना खुद का बुन सके, फसल अपनी खुद की बुन सके, गांव में शिक्षा का प्रबंध कर सके, इलाज का प्रबंध कर सके, सब कुछ कर सके। ऐसा गांव, ऐसा शहर, ऐसा कस्बा, जो कुछ था वो हमको चाहिए। वो था बापू का गांव। उस तरह का गांव हमको चाहिए होता था, लेकिन वैसा हम नहीं बना सके। हमने जिस तरह का देश बनाया, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा है, बच्चों तुमको अचरज होगा, जरा हिंद स्वराज को ध्यान से पढ़ना। आज जो तुम भोग रहे हो हम सब, वो हिंद स्वराज में लिखा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो अंग्रेजी अदालत है और ये जो काले चोगे वाले वकील हैं, ये देश के खलनायक हैं। बापू, मैं 52 साल वकालत कर चुका, मैं तो बहुत बड़ा खलनायक हूं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन तुमने ये कहा था कि अगर किसी वकील को देश की सेवा करनी है तो पहली शर्त यह है कि वकालत छोड़ दे, जो बापू ने खुद छोड़ी। वो खुद वकील थे, जवाहरलाल वकील थे, अम्बेडकर वकील थे, राजेंद्र प्रसाद वकील थे, सरदार पटेल वकील थे, तब तमाम लोग थे, सबने वकालत छोड़ी। हमने भी छोड़ दी अब तो, खैर बहरहाल। तो उन्होंने कहा ये खलनायक हैं। अंग्रेजी किस्म की अदालत लाओगे तो लोग लड़ेंगे आपस में। वकीलों का तो धर्म होता है कि दोनों तरफ से सगे भाइयों को लड़वा के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवा दे और उनको इसी तरह बेगैरत हालत में छोड़ दे। और जो वकीलों के लिए सही है वो जजों के लिए भी सही है। ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, क्या नहीं है? आप मानते हैं कि वहां पवित्र सब कुछ आश्रम की तरह होता है? मैं अपने वकालत के अनुभव से कहता हूं, आधे से ज्यादा लोगों को तो कानून आता नहीं, आधे से ज्यादा लोगों को तो करुणा से कोई लेना देना नहीं है, आधे से ज्यादा लोग को भ्रष्टाचार से फारिग नहीं किया जा सकता। ये महात्मा गांधी ने तब कहा था। और एक अजीब सी बात कही थी कि जो वकीलों के बारे में सही है वो डॉक्टरों के बारे में भी सही है। गांधी ने कहा था कि ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मरीज की लाश को उठा के ले जाने की अनुमति तब तक नहीं देते वो संस्थान, जब तक कि उनकी फीस का भुगतान न कर दिया जाए। ये 2023 में आप देख रहे हैं। ये 39 साल का बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज की किताब में लिख रहा है 1909 में। और तब समझ में आता है कि हमारे संविधान का जो असल दर्शन है वो केवल कानून की किताब नहीं है, वो केवल हिदायतनामा नहीं है, वो केवल चेतावनी की किताब नहीं है। किसी देश का संविधान उस देश का खून होता है, उसकी धमनी में बहता हुआ खून होता है, उसकी देह का ऑक्सीजन होता है, उसको कहते हैं संविधान। अगर इस संविधान में महात्मा गांधी का अंश नहीं होता तो ये कूड़ा घर में फेंक दिया जाना चाहिए था। मित्रों, सुकरात,
प्लेटो और अरिस्टोटल ये प्राचीन ग्रीक की सभ्यता के, संस्कृति के, इंसानियत के इतिहास के निर्माता हैं। सुकरात सच का बेटा था। सच से नहीं हटने के कारण उसको जहर का प्याला दिया गया। उसने कहा मैं जहर पी लूंगा लेकिन मैं सच से नहीं हटूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा सत्याग्रही सुकरात, सच को बोलने वाला, गांधी का आदर्श, वो चला गया। उसके बाद प्लेटो आया। उसने कहा कि यूनान में हमको सभ्यता का दंश फैलाना, उसका अंश फैलाना है, उसको विकास उसका करना है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक नाम का शब्द दिया। ये शब्द रिपब्लिक का नाम कर दिया प्लेटो ने। और जवाहरलाल नेहरू प्लेटो के भक्त थे, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू प्लेटो नाम का शब्द, रिपब्लिक नाम का शब्द लाए। उसके बाद अरिस्टोटल हुए, वो प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। अरिस्टोटल ने ज्यादा बड़ा काम किया, कई इलाकों में काम किया, साहित्य में भी काम किया और जगह भी काम किया, और एक बड़ा काम उन्होंने किया। मैं भारत के संविधान के संदर्भ में गांधी जी को सुकरात, जवाहरलाल नेहरू को प्लेटो और डॉक्टर अंबेडकर को अरिस्टोटल मानता हूं। अगर ये तीन नहीं होते तो हमारे देश का संविधान नहीं बन सकता था। 3 बरस की मशक्कत के बाद भी नहीं बन सकता था। एक बात का इशारा करूं, बाबा साहब अंबेडकर की कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग खराब आलोचना करते हैं, झूठी आलोचना करते हैं। एक बड़े पत्रकार ने, जो बड़े पत्रकार हैं, पुरस्कार प्राप्त, सम्मान प्राप्त है, उन्होंने कहीं लिख दिया कि अंबेडकर तो यहाँ वहाँ की सारी बातों को एक जगह इकट्ठा करके और उपस्थित करके प्रेजेंट करके संविधान सभा को दिखा देते थे, उनका क्या मौलिक योगदान है। मैं पूरी जवाबदारी से आपसे कहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान का संविधान बन ही नहीं सकता था। सबका विकल्प हो सकता है लेकिन कुछ लोगों का विकल्प नहीं हो सकता। बापू का विकल्प नहीं हो सकता, नेहरू का विकल्प उस समय नहीं हो सकता था, अंबेडकर का विकल्प भी उस समय नहीं हो सकता था। ये अंबेडकर की समझ थी, अंबेडकर की भविष्य दृष्टि थी, उनकी मेहनत थी, जो 3 साल तक एक कुर्सी पर बैठकर भारत के संविधान को बनाने की सभा का वो संचालन करते रहे। बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया। ये 3 हमारे महारथी रहे। इन 3 महारथियों से बच के हिंदुस्तान का संविधान अगर आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले मत पढ़िए, उस संविधान आपको समझ में नहीं आएगा। बड़े वकीलों की जिरह जो आजकल टेलीकास्ट होने लगी है, काला काला गाउन पहन के लाखों रुपए की फीस लेते हैं। एक एक बार खड़े होने में मैं तो बता भी नहीं सकता कितनी फीस लेते हैं, लाखों रुपए की फीस लेते हैं। गांधी ने स्वराज में लिखा था कि किसी भी वकील को, किसी मुकदमे के नाम पर किसी वकील को किसी जूता बनाने वाले मोची से ज्यादा पैसा क्यों मिलना चाहिए? ऐसा कौन सा बड़ा काम करता है? अंबेडकर और गांधी का एक बहुत बड़ा विवाद है जो संविधान में हुआ है। संविधान के सभा के आखिरी भाषण में 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने एक बात कही थी। मैं डॉक्टर अंबेडकर से इत्तेफाक नहीं रखता। अब बाबा साहब तो मुझे मिले नहीं तो मैं उनसे जिरह करता, बहस करता। बाबा साहब ने कहा कि हमने अब संविधान बना दिया है, हमने हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार दे दिए हैं। अगर उसको लगता है कि सरकार उसके अधिकार छीन रही है तो उसको सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दस्तक देनी चाहिए और वहां उसको न्याय मिलेगा। ये सिविल डिसोबीडियंस, ये पैसिव रेजिस्टेंस, ये सत्याग्रह, इनको मैं समर्थन नहीं देता। उन्होंने गांधी का नाम नहीं लिया लेकिन ये हथियार तो गांधी के हैं। उन्होंने कहा कि इससे नहीं चलेगा काम, आपको जाना चाहिए। बाबा साहब तुम जहां कहीं हो, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा मुरीद हूं, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त हूं। तुमने जिस तरह का संविधान हमको पढ़ाया सिखाया है उससे मैंने अपने जीवन की वकालत में बहुत फायदा लिया है। मैं आज भी तुमको पढ़ता हूं, आज भी समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन यहां मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं रखता। अगर हमको अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ना है, भीख नहीं मांगना है, लड़ना है, लड़के लेना है, सही बात को सही बात कहना है, डरना नहीं है। अभय हमारे साथ है गांधी का, भगत सिंह का निर्भयता हमारे साथ है, हमको कहना है, तो हमको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहिए? हमें हाई कोर्ट क्यों जाना चाहिए? एक गरीब आदमी है, अध्यापक है, एक उससे भी गरीब है जो रिक्शा चलाता है, एक किसान है जिसकी फसल में कई साल से सूखा पड़ने के कारण कुछ नहीं हो रहा है, एक बिल्कुल बेकार है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब अगर उसको मुकदमा लड़ना होगा तो हाईकोर्ट कैसे जाएगा?
हाई कोर्ट के वकील की क्या फीस होती है, इसका मैं खुलासा अगर करूंगा तो क्या मैं इनकम टैक्स वालों की तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट तो आप जा नहीं सकते। इस देश में लाखों घर ऐसे हैं, और लाखों घर मैं अतिशयोक्ति अलंकार में नहीं कह रहा हूं। मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने ग्रेजुएशन गणित और फिजिक्स में किया है। लाखों घर ऐसे हैं कि अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में कोई ठीक ठाक मुकदमा पारिवारिक या अन्य तरह का लड़ना पड़े, उनकी गृहस्थी बिक जाएगी, उनका घर बिक जाएगा, उनका सब कुछ बिक जाएगा, तब जाकर वो एक मुकदमे किसी वकील की फीस दे पाएंगे। कैसे चलेगा? इस देश में गांधी का रास्ता सही रास्ता है। गांधी जी ने यही किया था, उस समय भी गांधी ने यही किया था। वो सेठ अब्दुल्ला के बुलाने पर 1893 में गांधी चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां की सरकार से लड़ने, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार तो वही थी जो दक्षिण अफ्रीका में थी, वो भारत में भी थी, तो उन्हीं से लड़ने तो गांधी गए थे। और जब दो हिंदुस्तानी या अन्य देश के वहां रहने वाले आप्रवासी लोग, व्यापारी आपस में लड़ते थे, तब गांधी जी कहते थे कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जो मुकदमा लड़ेगा वो हारेगा, जो जीत गया अदालत में वो भी हारेगा। तुम लोग समझौता करो। संसार के न्यायिक इतिहास में बड़े से बड़े मामले में समझौता कराने का शऊर या तेवर अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। तब जाके उन्होंने इस तरह की बातें लोगों को सिखाई। आज हम कैसे चले जाएं? बाबा साहब में और गांधी में बहुत मतभेद थे, लेकिन दोनों ने पूना पैक्ट के जरिए दलितों के निर्वाचन क्षेत्र के मामले में जो आपसी तस्फिया कर लिया, सुलहनामा कर लिया, उससे हिंदुस्तान के इतिहास को एक नई दिशा मिली है। और इसलिए हम किसी के प्रयत्नों को कम ज्यादा नहीं कह सकते। ये तीन टॉवरिंग पर्सनैलिटीज हैं, ये तीन बुर्ज हैं, जो एक हमारे भारत का सुकरात है और एक हमारे भारत का प्लेटो, हमारे भारत का अरिस्टू है। हम इन लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और ये आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसको समय का बंधन होता है। मेरे मित्र जब बोल रहे थे रवि भूषण, तब बार बार उनको समय का ख्याल हो रहा था। मैं उतना बड़ा अध्यापक तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी 8 साल पढ़ाया। कभी शुरू में अध्यापकी छोड़ के वकील बना, खराब काम में चला आया, अच्छा काम छोड़ के। उसकी तकलीफ तो मुझे पूरे जीवन भर अब भी हो रही है। खैर, लेकिन गांधी जी के जो विचार थे, न्यायिक विचार, संवैधानिक विचार, उसकी एक किताब आपके वर्धा में लिखी गई है। सिक्सरिया कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के जो प्रिंसिपल श्रीमान नारायण अग्रवाल थे, उन्होंने उसको एग्जाई करके गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की अंग्रेजी में एक किताब लिखी। और उस किताब का जिक्र भी शिवमन लाल सक्सेना ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, 5 नवंबर 1948 को किया। उसमें गांधी जी ने कौन से मूल अधिकार हमको मिलने चाहिए उसका ब्यौरा दिया हुआ है। लेकिन गांधी ने जो चमत्कार किया था वो हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं कर पाया। गांधी ने कहा कि आपको मौलिक अधिकार तो मिलेंगे, लेकिन मूल कर्तव्य आपको उसके साथ करने होंगे। 3 मूल कर्तव्य आपको करने होंगे। अगर आप मूल कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। ये बापू ने कहा था कि देश अगर खतरे में है तो आपको देश की सेवा करनी पड़ेगी। देश अगर खतरे में है तो आपको देश की सेवा करनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी के समय मूल कर्तव्य जोड़े गए, उसमें भी इस बात का उस तरह का खुलासा किया गया है। दूसरी बड़ी बात गांधी ने कही कि हर भारतीय को मनुष्य के शोषण को नकारना होगा, उसे रोकना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो उसका प्रतिरोध करना पड़ेगा। इसको कोई नहीं बताता आपको, भारत के संविधान में कहीं नहीं है। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 क में, उसमें भी ये बात नहीं है। पूरी संविधान सभा में गांधी के इस किताब के बारे में कोई बहस नहीं हुई। शिवमन लाल सक्सेना का मैंने नाम लिया, उन्होंने कहा था, किसी ने बहस नहीं की। गांधी ने कहा था कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण अगर किया जाता है, आज के हिसाब से देखिए, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा, और अगर नहीं रोक सकते हैं तो प्रतिरोध करना पड़ेगा। एक बड़ा अधिकारी किसी छोटे अधिकारी का घर तोड़ रहा है, एक गुंडा किसी महिला का शील अपहरण कर रहा है, एक बड़ा न्यायिक अधिकारी या सरकारी अधिकारी सड़क पर खड़ा होकर के गुंडागर्दी करवा रहा है, और भी बहुत से इस तरह के काम होते हैं। रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? यह मौलिक अधिकार भारत के मूल कर्तव्य आदमी का होना चाहिए,
और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको मूल अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बहुत से लोग गांधी की अहिंसा को और सत्य को गांधी की बैसाखी कहते हैं। सत्य और अहिंसा बराबर के हथियार नहीं है। बापू ने एक बार नहीं कई बार कहा है। अहिंसा उसको पाने की एक प्रक्रिया की बात है, जरिया है। असल मुराद तो सत्य है। गांधी ने कहा था कि आप अपनी जान दे दो लेकिन हिंसा मत करो। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता और आपकी माँ बहन के साथ में, किसी महिला के साथ में सड़क पर गुंडागर्दी होती है, बेअदबी होती है, अपनी जान दे दो लेकिन उसको बर्दाश्त मत करो। और अगर कोई तरीका तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसकी जान ले लो, लेकिन किसी महिला की बेइज्जती इस देश में नहीं होना चाहिए। ये गांधी ने कहा था। बहुत कुछ गांधी ने कहा था। तो जो कुछ महात्मा गांधी ने कहा है 100 मोटे मोटे ग्रंथों में, और किस तरह कहते थे, ये आज मुझे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, उस समय तो ये सब कुछ नहीं होता था। तृतीय श्रेणी के डिब्बे में, अनरिजर्व डिब्बे में गांधी यात्रा करते करते महादेव देसाई से कहते थे कि इसको लिख लो, नोट कर लो, और वो आज दुनिया के सामने है। खैर, मैं जानता था कि मैं आपका ज्यादा समय लूंगा। मैं जानता था कि मैं पुराना अध्यापक हूं जिसको 45 मिनट से कम बोलने की आदत नहीं है। मैं जानता था कि 50 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस छोड़े हुए पढ़ाने की, तब भी मैं 45 मिनट बोलने की हैसियत रखता हूँ। हाथी कितना भी दुबला हो जाएगा, भैंसे से मोटा ही रहेगा। लेकिन अमित राय जी के कारण, आपके विश्वविद्यालय के कारण, आप सब मित्रों के कारण, जो थोड़ी देर तक आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप अपनी सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं, तो आप सहनशील हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत विस्तार के साथ गांधी और संविधान को समझाने का प्रयास किया। मैं जब आपको सुन रहा था तो मैं खुद कुछ दिन पहले हिंद स्वराज पढ़ रहा था, तो उसमें गांधी ने जिस तरह से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा है, जिस तरह से रेल के बारे में लिखा है, डॉक्टर के बारे में लिखा है, और जिस तरह से वकीलों के बारे में या न्यायिक व्यवस्था के बारे में लिखा है, तो मैं भी बहुत जगह ये सब अभी के समय में जब देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी मुझे लगती है कि कितना दूरदर्शी वो व्यक्ति होगा जो अभी की परिस्थितियों को 50-60 साल, 70 साल, 80 साल पहले महसूस कर रहा है। तो आपने बहुत विस्तार से ग्राम स्वराज, सत्य को लेकर उनकी दृष्टि, अहिंसा को लेकर उनकी दृष्टि, और यहाँ तक कि सर्वोदय की जो उनकी भावना है, उसको बहुत विस्तार से आपने समझाया। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आपसे पूछना चाहते होंगे, तो मैं अपने श्रोताओं को प्रश्न हेतु आमंत्रित करता हूँ। के जो प्रश्न है आप पूछ। जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरी कि संविधान तो जो बना है वो पूरा ब्रिटिश संविधान के आधार पर बना है, चाहे मुझसे कौन पूछ पार्लियामेंट्री रहा है? सिस्टम हो कौन और पूछ रहे चाहे। हैं? मैं अनिल दुबे हूँ सर, वर्धा से। अच्छा जी। तो वो तो ब्रिटिश संविधान ही है एक तरह से, और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी के आधार पे ये बन गया। तो समझ में ये बात नहीं आई थी कि जब गांधी के शिष्य ही संविधान बना रहे थे, बनवा रहे थे, तो कहीं भी गांधी विचार की झलक उसमें क्यों नहीं दिखती? बस, धन्यवाद। नहीं, आपने वही बात कही जो मैं आपसे कह रहा था। फिर से एक बार कैलेंडर की परतों को पलटिए। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को चले गए। 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ, और संविधान को बनाने का मुख्य काम जो सभा में सबके सामने हुआ वो 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ। 9 दिसंबर 46 से 4 नवंबर 1948 तक, 2 साल से कुछ कम समय में, सारी की सारी जितनी भी उप समितियां थी, उनके अंदर ये तरह तरह की बातचीत हो रही थी, और छन छन करके एक प्रारूप बन रहा था जो अंत में प्रारूप समिति के को सौंपा गया, और अध्यक्ष के हैसियत से अम्बेडकर ने उसको बताया। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं तो मगर इसका यही तो मतलब तो नहीं, ये मैं हुआ। पूरी बात कह रहा हूँ। मैं पहली बात कह रहा हूँ, गांधी का निषेध किया गया, गांधी की बात को नहीं माना गया, उसमें विवाद की क्या बात है? उन बस लोगों ने ये गांधी की बात को नहीं माना। मतलब 1945 गांधी ये प्रासंगिकता ही नहीं थी, इसका मतलब गांधी नहीं नहीं विचारों नहीं, की आप इनकी निगाह में। प्रासंगिक नहीं नहीं, आप थोड़ा सा प्रासंगिक शब्द से मतलब नहीं है। सबसे उनके जो निकटतम शिष्य थे जवाहरलाल नेहरू थे,
जवाहरलाल नेहरू को गांधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कई मुद्दों पर नेहरू से उनकी नहीं बनती थी, उनकी समझ में फर्क था। 1945 के आसपास जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज को लेकर, गांधी की समझ को लेकर जो पत्र व्यवहार उनसे किया है, बापू से, गांधी से, उसमें उनकी असहमति झलकती है और उसमें गुलाब की पंखुड़ियों वाले नेहरू के चरित्र में कांटे दिखाई देने लगते हैं। वो उनको सहमत नहीं थे। वो विचारधाराएं काम कर रही थी। अभी मैंने आपसे कहा, इसमें क्या होगा, अनिल राय जी फिर मेरा माइक बंद कर देंगे, इससे मैं डर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी ने जो अपना अनुभव इकट्ठा किया था लड़ाई करने का दक्षिण अफ्रीका में, हबशियों के साथ, निग्रोस के साथ, आप्रवासी भारतीयों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ, अंग्रेज के खिलाफ, वो हिंदुस्तान में नहीं था, दक्षिण अफ्रीका का अनुभव था। 1893 में नेहरू जी कहाँ थे? उनसे 20 साल छोटे थे। जब 1893 में 7 जून 1893 को सेंट पीटर मेरिट्सबर्ग के स्टेशन से गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी गोरे सार्जेंट ने निकालकर सामान की तरह प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था, तब नेहरू कहाँ थे? 2 साल के थे। अंबेडकर उनसे भी छोटे हैं। इन लोगों ने इंग्लैंड में एकेडमिक चीजें, आप सही बात कह रहे हैं, आपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कही वो ठीक बात कही। फेबियन सोशलिज्म जो हेराल्ड लास्की और इनके नेतृत्व में उस समय इंग्लैंड में चल रहा था, उसको प्रोग्रेसिव, नेहरू के गुरु, उसको सही मानते थे। इनकी एकेडमिक ट्रेनिंग थी, इनकी बौद्धिक ट्रेनिंग थी, इनकी यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग थी, गांधी की सड़क की ट्रेनिंग थी, लाठी खाने की ट्रेनिंग थी, गोली खाने की ट्रेनिंग थी। और गांधी उन पश्चिम के लोगों से प्रभावित थे, ये हेराल्ड लास्की से प्रभावित थे, इस तरह के लोगों से। गांधी टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, गांधी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से प्रभावित थे, टेलर से प्रभावित थे, कारपेंटर से प्रभावित थे, और तरह तरह के लोग। हिंदू स्वराज में आप देखिएगा, आप जानते हैं अनिल दुबे जी, 20 किताबें हैं पीछे, इसके परिशिष्ट में 20 किताबें हैं। 20 में केवल 2 किताबें भारत की हैं, 18 किताबें विदेशियों की हैं। तो गांधी का जो मानस बना था अहिंसा को लेकर, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर, गांव को लेकर, बराबरी को लेकर, ये विदेशियों के दिमाग से बना है। इसको भारत की ट्रेनिंग हम नहीं मान सकते। भारत का असर तो रहेगा, राम वहां थोड़े हुए थे, कृष्ण वहां थोड़े हुए थे, तुलसीदास वहां थोड़े हुए थे, लेकिन उस समय की पीढ़ी में, समकालीन पीढ़ी में गांधी ने अपना जो दर्शन पैदा किया था वो एक सड़क के लड़ाई के उससे दक्षिण अफ्रीका से पैदा किया। इनकी ट्रेनिंग दूसरे तरह की थी, 2 धाराएं काम कर रही थी। और मैं साफ कह दूं, अंबेडकर ने कहा है संविधान सभा में कि हाँ, हम ब्रिटिश मॉडल के आधार पर अपना संविधान बना रहे हैं, क्योंकि भारत में इस तरह का कोई मॉडल उपलब्ध नहीं है। ये बात राजेंद्र प्रसाद ने भी कही, ये बात नेहरू ने भी कही, और गांधी को खारिज किया। मैंने आपसे अभी कोई बात कही कि उन्होंने गांधी को खारिज किया। गांधी ने लेकिन, महात्मा के साथ भी शिकायत है, गांधी ने लेकिन कहा है, लिखा है कि ये मेरी बात नहीं मानते तो मैं निराश होकर इनकी बात मान लेता हूं, कि जिस तरह का ये संविधान लाना चाहते हैं ले आए। और यही बात है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो चुका था, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, किस्मत से मुठभेड़ दे रहे थे, तब गांधी हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा हिंसा को रह के कलकत्ता में और उसके पहले नोआखाली में शांत कर रहे थे। उनको आजादी से कोई मतलब नहीं था। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, दैट गांधीज मोशंस वेर रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन धन्यवाद सर। लेकिन एक बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो मॉडल है, एक आर्किटेक्चरल मॉडल है, लेकिन उस पर पलस्तर इतना चढ़ाया गया है भारतीय चीजों का कि अब उसको उस तरह नहीं कहा जा सकता। बहुत सा बदल दिया गया, उसमें ढांचा वही है लेकिन बदल दिया गया। जी प्रणाम सर, मैं चंद्रमणि राय, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। जी सर, आपने एंथनी परेल का जिक्र किया। संयोग से मैंने उनकी 2 किताबें द क्वेस्ट फॉर हार्मनी और पैक्स गांधीयाना पढ़ी हैं। थोड़ा जोर से बोलिए सर, आपने एंथनी परेल का जिक्र किया। हाँ किया जी। सर, एंथनी परेल की किताब जो है क्वेस्ट फॉर हार्मनी, उसमें पुरुषार्थ का जिक्र आता है, गांधीवादी पुरुषार्थ का, जिसमें देखने को मिलता है कि गांधी जी ने जो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ की मूल अवधारणा है उसमें ही संशोधन कर दिया है।
तो इससे संबंधित सर मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो गांधीवादी पुरुषार्थ की अवधारणा को आप सर संक्षेप में समझा दीजिए, और दूसरी बात कि क्या गांधी विखंडनवादी या गांधी में कहीं विखंडनवाद का तत्व तो नहीं है? देखिए, धन्यवाद सर। एक बात तो साफ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, ना हुआ है, ना गांधी भी इस तरह के हैं कि जिनमें गतिरोध, संशय और मतिभ्रम ना रहा हो। कई ऐसी बातें हैं जो हम प्रसंग के संदर्भ में, किसी समय के संदर्भ में भी करते हैं। गांधी जी ने कई अवधारणाओं का संशोधन, परिमार्जन किया, ये आप सही कह रहे हैं। मसलन हम गांधी से बड़ा राम भक्त तो कोई नहीं है, गांधी से बड़ा धार्मिक आदमी तो कोई नहीं है। जो लोग गांधी को शौचालय का प्रतीक मानकर भी लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी इस बात को इतिहास समझता है। जो लोग जानते हैं कि इस देश में धर्म के लिए जितने प्रतीक हमने बनाए हैं, मैं सिर्फ आपसे सूत्र में बात कर रहा हूं। गीता, गीता, गांव, गंगा, गाय, राम, कृष्ण, धर्म, हिंदू, इन शब्दों का सबसे बड़ा व्यापार तो गांधी ने किया। यही कारण है कि गांधी को अपनी जगह से हटाया नहीं जा सक रहा है, आज भी वो हैं। जितने जितने वाक्य उन्होंने गाय के लिए लिखे हैं, उतने जो गोभक्त आजकल घूम रहे हैं उनको उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन गांधी ने उसकी एक वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए गाय की हिफाजत करने की बात हमको सिखाई। अभी मैंने अहिंसा की बात की। गांधी के साबरमती आश्रम में एक बछड़ा बीमार हो गया था, और जब वो बछड़ा बीमार हो गया तब गांधी ने उसकी उसकी कारुणिक चीखें सुनकर गांधी परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी, हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। काफी बहस मुबाहिसे के बाद गांधी ने उसको मर्सी किलिंग की अनुमति दी। ये मर्सी किलिंग की अनुमति देने का पहला उदाहरण है, जिसको लेकर अरुणा शानबाग के केस में सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ, और गांधी ने कहा कि नहीं, उसको दुख में कायम रखना एक तरह की हिंसा है, यह अहिंसा के खिलाफ है, मैं इसको नहीं मानता। ईश्वर का नाम गांधी से ज्यादा किसने लिया? प्रभात फेरी किसने की? रामधुन किसने की? लेकिन ईश्वर के साथ अल्लाह शब्द को जोड़ा। ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम, ऐसा हम किसी धार्मिक भजन में नहीं गा सकते अगर हम गांधी के साथ नहीं हैं। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं। अवधारणाएं तो विकसित होती हैं, अवधारणाएं तो बदलती रहती हैं। ऐसे कई काम गांधी ने किए हैं जो जस के तस आज नहीं माने जा सकते। गांधी ने कहा था कि खादी पहनना छोड़कर हिंदुस्तान में कुछ नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई इस बात को नहीं मानता तो कहते हैं ठीक है, आप हथकरघा का कपड़ा पहन लीजिए। जब देखा इसको भी कोई नहीं मानता है तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, भारतीय मिलों का कपड़ा आप पहन लीजिए, मैनचेस्टर की मिलों का नहीं कपड़ा पहनने दूंगा, उसकी मैं होली जलाऊंगा। जब कहा गया कि हमको मशीनें नहीं चाहिए, तब लोगों ने कहा कि साहब मशीनों के बिना काम कैसे चलेगा, आप जो लिख रहे हैं उसको हम दुनिया को बताएंगे कैसे। तब गांधी ने कहा अच्छा ठीक है, मशीनों में मैं टाइपराइटर को परमिट करता हूँ, टाइपराइटर आ जाए, इससे किसी का नुकसान नहीं होता। तो ये कहना। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने शुरू में आपसे कहा, 30 जनवरी 1948 का गांधी, उससे आप सवाल पूछिए। लेकिन अगर आप 30 सितंबर 2023 के गांधी से सवाल पूछेंगे तब क्या होगा? अब तक गांधी अगर होते मेरे मित्र तो बहुत कुछ बदल चुके होते, वो बहुत सी चीजें बदल चुके होते। हम स्टैटिक गांधी पर बात न करें, डायनेमिक गांधी पर बात करें। गांधी एक बहता हुआ दरिया है, वो झील या तालाब नहीं है। ज्ञान का भले समुद्र हो, लेकिन वो एक तरह का बहता हुआ दरिया है। तो सारी अवधारणाएं जो आपने कही, और एंथोनी परेल की किताब पर आपसे के अलग से बात करना पड़ेगा, वो लंबा चौड़ा मामला है। जो रोडोल्फ दंपति ने बहुत कुछ कहा और कुछ लोगों ने कहा। तो जो इंटरप्रिटेशन गांधीयन है, गांधीयन इंटरप्रिटेशन समय सापेक्ष है, समय के संदर्भ में है। आज जो मैं कह रहा हूं, 10 साल बाद गांधी का संदर्भ कुछ और इधर का उधर हो सकता है, 50 साल पहले कुछ और रहा होगा। तो इस तरह महात्मा गांधी, इन्हें समझ लीजिए कि कोई अंतिम सत्य नहीं है, या अपने आप में संपूर्ण सत्य या इकलौता सत्य नहीं है। बहुत सी बातें उनमें हम सुधार सकते हैं, लेकिन मूल भावना यही होगी कि हमारे अंदर सत्य के लिए जो स्नेह या प्रेम होना चाहिए, सत्य हमारे दिमाग से, जहन से निकलना नहीं चाहिए, आत्मा से निकलना नहीं चाहिए।
अगर वो सत्य है तो हम उसके साथ हैं, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। जी सर, डॉक्टर आनंद भारती सर का एक प्रश्न है। जी। गांधी ने महावीर से अहिंसा और सत्य को लिया, जो उनके विचारों का निचोड़ बन गया है, लेकिन इसकी चर्चा आप जैसे लोग भी क्यों नहीं करते हैं? पहली बात तो यह है कि गांधी ने कहां से सत्य लिया था, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। तो इसमें महावीर जी का या बुद्ध का या और किसी का या क्राइस्ट का ये अभी मामला नहीं आया है। गांधी ने जहां से सत्य लिया और जो कहा है हिंदू स्वराज में और अन्य जगह पे, हम केवल संविधान के संदर्भ में उसकी बात कर रहे थे। अगर आप तात्विक गांधी की बात करेंगे तो मामला कुछ दूसरा होता है, गांधी के आंतरिक बनावट की बात करेंगे तो मामला कुछ दूसरा होता है। अभी तो हम उस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में गांधी का क्या रिश्ता बना, संविधान बनाने में या गांधी की उपेक्षा करने में हमारा किस तरह का रिश्ता बना। उसमें मैंने अपने मन से एक मेटाफर, एक प्रतीक आपको बनाने की कोशिश की। वो किताबों में नहीं मिलता। ये सुकरात वाला मामला मैं खुद खोज के लाया कि मैं उनको क्योंकि 3 लोग हैं, त्रिमूर्ति हैं। सुकरात के साथ में प्लेटो, अरिस्टोटल है, तो गांधी के साथ में भी नेहरू और अंबेडकर है। इसी के साथ साथ गांधी ने सत्य के मामले में अपनी किताब में लिखा है कि सत्य का सबसे बड़ा मसीहा तो ईसा मसीह है। तो महावीर हो या बुद्ध हो या कृष्ण हो या ईसा मसीह हो या और कोई हो या सुकरात हो, ये मुखौटे या चेहरे हैं, ये परिचय और नाम हैं, ये विशेषण और संज्ञाएं हैं। लेकिन उसके अंदर से जो एक सात्विक समास बनता है सत्य का, गांधी उसकी बात करते हैं। और भी कई नाम हैं, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि समय कम था और काफी समय था, लेकिन फिर भी कम था। और अमित राय जी, मैं तब देख रहे हैं, गांधी के 3 गुरु थे। श्रीमद राजचंद्र, गांधी ने लिखा है कि मेरे जीवन को बनाने में 3 लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। पहला श्रीमद राजचंद्र, जो लगभग समवयस्क थे। मैं उनकी समाधि या उनका सब कुछ है, स्मारक जो है वो राजकोट में देख के आया हूँ। वो जैन साधु थे, वहां से गांधी को अहिंसा मिली है। जो आप ठीक कह रहे हैं, महावीर की बात आप ठीक कह रहे हैं, श्रीमद राजचंद्र के माध्यम से मिली। मेरा दूसरा गुरु जो है वो टॉल्स्टॉय है। जहां रूसी कम्युनिज्म फैला है आज तक, पहले भी था, वहां टॉल्स्टॉय है। टॉल्स्टॉय की 6 किताबें हिंद स्वराज में उन्होंने लिखी हैं और किसी की नहीं लिखी। और तीसरा मेरा गुरु है जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट, अंतिम व्यक्ति का, जिसने मुझे गरीब आदमी का सिद्धांत बताया। ये मेरे 3 गुरु हैं। अब इस वाक्य को मैं नहीं ले सकता कि ये वाक्य अपने आप में संपूर्ण है, तो चौथा गुरु कहां जाएगा या और कोई कहां जाएगा। तो श्रीमद राजचंद्र जी को आपके प्रश्न के उत्तर में, संविधान के संदर्भ में, गांधी के संदर्भ में, सीमित संदर्भ में, मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी एक तरह से महावीर की अहिंसा के प्रतीक और गांधी के गुरु थे। आप उसको ऐसे समझ लीजिए। एक छोटा सा प्रश्न मैं भी कर लेता हूँ। कठिन होगा? ये नहीं होगा। बस जो हिंद स्वराज के पीछे जो किताबों का जिक्र किया और आपने बताया कि 18 किताबें तो पश्चिम की ही हैं और 2 किताबें यहाँ की हैं, ठीक बात है। अब लेकिन उसके संदर्भ में जब हम यह कहते हैं कि पश्चिम के सारा जो मानस था उनका पश्चिम से बना हुआ था, लेकिन मैं इसमें यह जोड़ना चाह रहा था कि दरअसल जब वह बात पश्चिम के बरक्स भारत की सभ्यता की बात करते तो मैक्स नोर्दू की एक किताब का उसमें पीछे जिक्र है और एडवर्ड कारपेंटर की भी आपने चर्चा करी, जो सिविलाइजेशन इट्स कॉज एंड क्योर की बात है। बातें तो जो वैश्विक दृष्टि के तहत वही है, लेकिन जब हम यह कह देते हैं कि मानस उसका पश्चिम से बना है और खासकर संविधान का जिक्र करते हुए, तो एक थोड़ा सा संकेत दूसरी तरफ चला जाता है। क्योंकि जब सभ्यता की बात कर रहे हैं तो नोर्दू को उद्धृत करते हुए वो सीधा कहते हैं कि जब हम वहां की सभ्यता जो थी, पश्चिमी सभ्यता और पश्चिम के लोग, खासकर अमेरिका के संदर्भ में यह कहते हैं वह कि उनकी जो पूरी सभ्यता है वह लूट की सभ्यता है और पिशाची सभ्यता कहते हैं उसको। तो वह हमारी सभ्यता, भारत को समझने के लिए वह एक बरक्स निर्माण कर रहे हैं पश्चिम का, और उस विचारक का नाम ले रहे हैं जो पश्चिम का स्वयं आलोचक है। तो जब हम पश्चिम का जिक्र करते हैं भारतीय संदर्भों में, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज चला जाता है कि नहीं, पश्चिम के जो विचार हैं वह भारतीय संदर्भों में ठीक नहीं बैठते। इस तरह का एक संदेश चला जाता है, जबकि एक संदेश तो पूरा विश्व के लेवल पर होना चाहिए। नहीं, समझने में फेर हो रहा है। वो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और मैंने जो कहा वही वह बात है।
गांधी पश्चिम के उन विचारकों के पास गए अपने समर्थन के लिए जो गांधी के अनुकूल थे। और मैक्स नायडू का जो आपने नाम लिया, या रवि भूषण जी ने कुछ नाम लिए थे, और इसके पहले मैंने उनका भाषण विनोद शाही का सुना, उनने कुछ नाम लिए थे, और भी बहुत से नाम हैं। मैडम ब्लावत्स्की ने पहली बार वहां पर बातचीत के माध्यम से किताब लिखी, तो उसको गांधी जी ने पैटर्न को फॉलो किया। कारपेंटर का भी नाम लिया, टेलर का भी नाम लिया, मैजिनी का भी नाम लिया, प्लेटो का भी नाम लिया, ये सब था। उन सब लोगों को गांधी जी समेट रहे थे जो पश्चिम की मैकेनिकल सभ्यता के, यांत्रिक सभ्यता के खिलाफ थे। ये असंतुष्ट लोग थे। ये पश्चिम के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं, सरकारों के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। गांधी वहां से अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे थे, जो अल्पमत में भी हो सकते हैं, या उनके खिलाफ भी हो सकते हैं, या सेकंड रेट राइटर्स भी हो सकते हैं। हमारे एक मित्र ने, जिनने सवाल पूछा कनाडा के एंथोनी परेल के बारे में, वो इस बात को मानेंगे या जानते होंगे कि वो जो थोड़े लेसर राइटर्स थे उनको भी ले रहे थे। और इसीलिए गांधी ने कहा है कि इसमें जो कुछ मैंने कहा है वो मैंने अपने मन से नहीं कहा है, और लोगों ने जो कहा है उसको मैंने स्वीकार किया है, जो मेरे अनुकूल बैठता है। ये विचार मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। ये विचार मेरे इसलिए हैं कि इनके हिसाब से मैं बरतने की कोशिश करता हूं। ये मेरे विचार इसलिए नहीं है कि मेरे मूल विचार नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मेरे कहने का कतई आशय ये नहीं था। गांधी का मानस पश्चिम से बना ऐसा नहीं है, लेकिन गांधी के मानस को बनाने में पश्चिम का योगदान नहीं है ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मैंने उल्लेख किया, फिर से सुनिएगा, कि राम हो या कृष्ण हो या गीता हो या तुलसीदास हो या वाल्मीकि हो, इनका गांधी ने निषेध नहीं किया। पुराने लोगों का, समकालीनों का नहीं। लेकिन समकालीन सभ्यता में चूंकि वो दक्षिण अफ्रीका में थे, चूंकि वो इंग्लैंड में पढ़े थे, चूंकि अंग्रेजी में वकालत करते थे, चूंकि वही उनको उपलब्ध था, और वहां की सारी समस्याएं उनको सामने सामने दिखाई पड़ती थी, अंग्रेजी संसद भी उनको दिखाई पड़ती थी, इसलिए गांधी ने उनको ड्रॉ किया। गांधी का जितना पश्चिम का मानस या ज्ञान बना, अच्छा, संविधान का फॉर्मेट भी तो पश्चिम से आया है। गांधी तभी हमको आलोचना के स्तर पर एक चेतावनी दे रहे हैं कि ये ससुरी शब्द में अच्छे अर्थ में कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में आ जाएगा। तो गांधी इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिम में अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। कई लोगों को लगता है अमित जी कि गांधी अच्छे वकील नहीं थे, अच्छे विद्यार्थी नहीं थे। उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। एक पर्चा होता है रोमन लॉ का, तो जब गांधी वहां पढ़ रहे थे लंदन में, तो रोमन लॉ के पर्चे को हल करने के लिए, जो अंग्रेजी में पढ़ा जा सकता था, मैंने भी अंग्रेजी में पढ़ा है, उसको हल करने के लिए गांधी ने लैटिन सीखी। बोले जब रोमन लॉ पढ़ना है तो मैं लैटिन में ही बात करूंगा। इस तरह के वो विद्यार्थी थे, जहां तक उनके ज्ञान की बात है। तो वो सब का सब उन्होंने लिया, लेकिन पश्चिम का मानस उनका नहीं था। लेकिन उनका शुद्ध भारतीय मानस या चित्त भी नहीं था, वो वैश्विक चित्त था। उस वैश्विक चित्त में चूंकि वो 22 साल वहां थे, अब आप वर्धा में है मान लीजिए और मैं दुर्ग में हूं, तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगा कि मेरे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। अब उसमें मैं क्या कर सकता, संयोग है। लेकिन इसके बावजूद गांधी ने किसी भी हालत में ये नहीं कहा कि मैं शुद्ध भारतीय विचार लेकर आपके बीच में आया हूं, विदेश से मुझे नहीं सीखना, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। क्योंकि सीखा है, लेकिन अनुकूल सीखा है। पश्चिम का अनुकूल मानस भारत के अनुकूल मानस से जब मिलता है, हाँ, अच्छी बात आपने याद दिलाई, वो एंथोनी परेल की बात सुन लेना भाई मेरे। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि पश्चिम को पराजित करने में गांधी ने, ये अमित जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, गांधी ने पूरा प्राचीन भारतीय दर्शन, हमारा आखिर हम एक अमीर देश के लोग हैं दर्शन के मामले में, पूरा प्राचीन दर्शन उसका निचोड़ निकाला अपने मतलब का, और उसको ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा में अंग्रेजी में परोसा है। ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा में अंग्रेजी में परोसा, तो जब अंग्रेज उसको पढ़ता है तो उसको लगता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, और विचार उसके अंदर प्राचीन भारतीय है। और इसी बात को आशीष नंदी ने अपनी किताब इंटीमेट एनिमी में लिखा है कि गांधी की जो भाषा है वो ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा है। तो इस तरह से वो एक वैश्विक समझ के आदमी थे। यही तो विवेकानंद में भी था। विवेकानंद ने भी तो बहुत सा बाहर से लिया है और उसको स्वीकार भी किया है,
लेकिन उनका रोल, उनकी भूमिका, उनका समय काल थोड़ा सा अलग था, गांधी का थोड़ा सा अलग था। तो ये संशोधन मैं आपका स्वीकार करता हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहूँगा कि पश्चिम का मानस था, लेकिन हाँ, पश्चिम में उन अनुकूल लोगों से उनने सब चीजें ली हैं जिससे उनका काम ठीक बैठता था। उसमें टॉल्स्टॉय प्रमुख है और भी कई लोग हैं। उर्दू को तो अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था, उनकी उस किताब को जिसका जिक्र गांधी जी कर रहे हैं अपने इसमें। इसका नोर्दू, मैक्स नोर्दू की जो किताब है, हाँ हाँ, उसको तो प्रतिबंधित कर दिया गया था। गांधी का हिंद स्वराज भी तो भारत में प्रतिबंधित हो गया था, उसमें कौन सी छूट मिली उनको? यानी दक्षिण अफ्रीका में प्रतिबंधित नहीं किया, जब उसका ट्रांसलेशन बंबई में छपा तो अंग्रेज ने उसको रोक दिया। ये प्रतिबंध जो तो ऐसा ही है, इनका कोई। प्रकाश यादव जो शोधार्थी है हमारे यहाँ के, उनका एक सवाल है, अंतिम सवाल। नहीं, अंतिम क्या, चलने दीजिए, हमारा क्या दिक्कत है। नहीं, हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि अब हम सवाल नहीं ले पाएंगे, 5:30 बज चुकी है, तो हमारी समय की थोड़ी सी लिमिट है, इसलिए आप सभी हमें क्षमा करें। हमारी रिक्वेस्ट है सर का एक कांटेक्ट नंबर दे दो सबको, तो किसी को पूछना हो तो बाद में उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मैं अमित जी को एक किताब भेजूंगा, ये अभी नई किताब मेरी हिंद स्वराज पर आई है, उसमें विदेशी देशी विचारकों के विचार हैं जो गांधी के उन्होंने कहे हैं। और करीब 400 पेज की किताब है, बहुत पतली नहीं है, मैं पतला हूँ लेकिन किताब नहीं है। हम लोगों को तो मोटी किताब पढ़ने का शौक लगा हुआ है अभी। इसमें आपको कई चीजों का जवाब मिल जाएंगे। अब मैं औपचारिक धन्यवाद हेतु क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता के प्रभारी डॉक्टर चित्रा माली से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद अभिलाष, और क्षमा प्रार्थी हैं कि हम दे पा रहे हैं, और सर को बहुत अच्छा लगता है, और लगातार ये लग रहा था कि हम सर को सुनते चले जाएं। और माइक पास में रखिए, आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं सुन रहा हूं आपको, अभी नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है सर? आप? हाँ, अब आ गई। ठीक, फिर नहीं आ रही। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता से मैं चित्रा माली अपने सभी साथियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, और जितने भी साथी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। और आज सर आपने गांधी के साथ जो आपकी ज़िरह थी वो हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और लगातार इस ज़िरह को हम सुनते रहेंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे हमेशा हमें आप अकादमिक सहयोग प्रदान करते रहेंगे, और इस किताब को हम सभी ज़रूर पढ़ेंगे सर। अभी हम लोग रामचंद्र गुहा की मोटी मोटी कुछ किताबें पढ़ चुके हैं, तो अब हमको आदत हो चुकी है कि हम इतना मोटा टेक्स्ट पढ़ लेंगे, और जितनी जल्दी ये किताब आएगी हमारे पास हम उसको पढ़ के, और इस किताब पर हम आपके साथ कोई एक बातचीत रखेंगे, एक लंबी बातचीत कि इस किताब में पढ़ लें, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। तो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी साथियों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। में जो कि हमारे व्याख्यान की अंतिम कड़ी है, उस कड़ी में भी आप सभी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े हुए, इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी का फिर से पुनः धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबको नमस्कार। मोना, बंद करना नहीं आता।